गेम बॉय इफेक्ट 281 से 290 तक। अपने 3 दुर्लभ खजाने चुनने के बाद जॉन ने ग्रास्मियर जिम में प्रवेश किया, जो उसका डिलीवरी पता था। टीम असुरा को हराने और अपनी समय से पहले की स्नातक परीक्षा पूरी करने के बाद अब घर लौटने का समय था। पोकेमोन एसोसिएशन का विमान पहले से ही छत पर उसका इंतजार कर रहा था ताकि उसे वापस रिवरस्टोन विश्वविद्यालय ले जा सके। मैं वापस जा रहा हूं, जॉन ने मीरा और ह्यूग को बताया। हम आपको विदा करेंगे। ह्यूग तुरंत उठ खड़ा हुआ और मीरा उसके पीछे पीछे चलने लगी। एक आधिकारिक पोकेमोन अन्वेषक होने के नाते वह ऑपरेशन के बाद की सफाई में मदद करने के लिए यहीं रुकेगी। वे दोनों मिलकर जॉन के साथ ट्रेनर एसोसिएशन की छत पर गए और उसे हेलीकॉप्टर में चढ़ते हुए देखा। अलविदा, जॉन, मैं तुम्हें देश का सबसे ताकतवर चैंपियन बनते देखने का इंतजार कर रहा हूं। यू ने उत्साह से हाथ हिलाते हुए कहा, उसकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। इतना युवा और शक्तिशाली जिम लीडर, यू को पूरा यकीन था कि भविष्य जॉन का है, उसका चिरस्थायी हीरो। जॉन मुस्कुराया और उन दोनों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। मीरा ने कुछ लिखने के इरादे से अपनी जेब में रखी नोटबुक निकाली, लेकिन हिचकिचाते हुए उसे वापस रख दिया। इसके बजाय उसने वह मुखौटा उतार दिया जिसे उसने नाश्ते के दौरान भी नहीं हटाया था, जिससे उसका कोमल चेहरा दिखाई दिया। उसने जॉन को हाथ हिलाकर अलविदा कहा और चिल्लाई, अलविदा। बोलने के बाद जॉन ने देखा कि मीरा का चेहरा अंदर से लाल हो रहा था, मानो उसके सिर के ऊपरी हिस्से से किसी कार्टून चरित्र की तरह गर्मी निकल रही हो। क्या यह एनीमे का लॉजिक असल जिंदगी में भी लागू होता है? जॉन हक्का बक्का रह गया। उन्हें एहसास हुआ कि मीरा सामाजिक रूप से चिंतित नहीं थी, बल्कि बेहद शर्मीली थी। बातें करते समय तुम बहुत प्यारी लगती हो। तुम्हें और ज्यादा बोलना चाहिए, जॉन ने जवाब दिया। हेलीकॉप्टर के गरजते प्रोपेलरों की आवाज में उसके वाक्य का दूसरा भाग सुनाई नहीं दिया। मीरा ने बस इतना सुना कि उसे वह प्यारी लग रही थी, जिससे उसके गाल और भी ज्यादा लाल हो गए, मानो उसके सिर से धुआं निकल रहा हो, सचमुच लाक्षणिक रूप से नहीं। जॉन को आश्चर्य हुआ कि क्या वह सचमुच शर्म से मर सकती है। तेज आवाज करते प्रोपेलरों ने जॉन को आसमान में उड़ा दिया। सफाई अभियान पूरा कर चुकी डेजी इंस्पेक्टर मुख्यालय के द्वार पर पहुंची और ऊपर की ओर देखने लगी। क्या वो आदमी अभी से जा रहा है? उसने बुदबुदाते हुए कहा। मुझे तो उससे हेलो कहने का मौका भी नहीं मिला। पोकेमोन इंस्पेक्टर मुख्यालय से एथर में सिटी वापस जाने वाली उड़ान में जॉन ने एक जरूरी झपकी ली। सुबह 8 बजे बोर्डिंग करने और दोपहर 12 बजे पहुंचने के कारण नाश्ते के बाद व्यायाम न करने की वजह से उसे भूख नहीं लगी थी। जहाज से उतरने के बाद जॉन ने तुरंत एक सुनसान दीवार ढूंढी और गार्डेवॉर से गुप्त शक्ति का उपयोग करके अपना छिपा हुआ ठिकाना खुलवाया, फिर तुरंत बिस्तर पर लेट गया। एक रात की नींद उसके सामान्य 7 या 8 घंटे की नींद के लिए पर्याप्त नहीं थी। जॉन शाम 7 बजे तक सोता रहा, लेकिन जागने पर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। हालांकि वह ज्यादा देर तक सो नहीं सकता था, इससे रात को नींद आना नामुमकिन हो जाता और एक दुष्चक्र शुरू हो जाता। उसे दोबारा सोने से पहले रात 11 बजे तक जागना पड़ता। जागने के बाद जॉन एथर में सिटी में रात के खाने के लिए निकलने ही वाला था कि उसने अपना फोन चेक किया और पाया कि उसकी सेक्रेटरी एमरल्ड के 3 मिस्ड कॉल थे। एक दोपहर 1 बजे, दूसरा दोपहर 3 बजे और तीसरा आधी रात को। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। जॉन सोच ही रहा था कि क्या वह शाम 7 बजे फिर से फोन करेगी, तभी उसकी स्क्रीन पर एमरल्ड का नाम चमक उठा। उसने जवाब दिया, अरे क्या हालचाल है? ट्रेनर एसोसिएशन आपसे संपर्क नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप वर्ल्ड पोकेमोन चैंपियनशिप रैंकिंग में भाग लेने के इच्छुक हैं। एमरल्ड की आवाज साफ सुनाई दी। जॉन के मशहूर होने के बाद से ही उसने अपने फोन में अनजान नंबरों को ब्लॉक कर रखा था, जिससे एमरल्ड उसकी संचार संबंधी एक तरह की सचिव बन गई थी। विश्व पोकेमोन चैंपियनशिप, जॉन ने मन ही मन सोचा। विश्व पोकेमोन चैंपियनशिप वैश्विक स्तर पर सबसे मानकीकृत और उच्च मान्यता प्राप्त युद्ध प्रतियोगिता थी। विश्व के लगभग सभी शक्तिशाली ट्रेनर ने इस प्रतिष्ठित आयोजन में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में विश्व भर के ट्रेनर का मूल्यांकन किया जाता था। हर 4 साल में शीर्ष 8 ट्रेनर के लिए मास्टर्स टूर्नामेंट आयोजित किया जाता था, जिसे 8 मास्टर्स टूर्नामेंट कहा जाता था। ये 8 विशिष्ट प्रतियोगी ट्रेनर जगत के शिखर पर थे और सर्वश्रेष्ठ का निर्धारण करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। अंतिम विजेता को आजीवन पोकेमोन मास्टर की उपाधि प्राप्त हुई, जो किसी भी ट्रेनर के लिए सर्वोच्च सम्मान है और पोकेमोन का ट्रेनिंग करने वाले हर व्यक्ति की जीवन भर की आकांक्षा होती है। जॉन के लिए पोकेमोन मास्टर खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करना अभी जल्दबाजी थी, लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं थी क्योंकि 8 मास्टर्स टूर्नामेंट 2 साल पहले ही आयोजित किया गया था। अगला टूर्नामेंट अगले वर्ष सितंबर में होने वाला था। दूसरे शब्दों में कहें तो जॉन के पास अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अभी भी 18 महीने थे। क्या चैंपियन स्तर की युद्ध क्षमता हासिल करने के लिए 1.5 साल का समय पर्याप्त था? जॉन को इस बात पर यकीन था। मैं भाग लूंगा, बस मुझे टास्क क्रम बता दीजिए, मैं कल ग्रास्मियर सिटी वापस जा रहा हूं, जॉन ने फैसला किया। वर्ल्ड पोकेमोन चैंपियनशिप रैंकिंग में प्रवेश करने का विकल्प चुनने से एक जटिलता उत्पन्न हुई। अधिक से अधिक ट्रेनर उसे चुनौती देने के लिए संपर्क करने लगे।
रैंकिंग की लड़ाइयां पूरी करने के बाद ड्रेकोनिया के जिम लीडर्स को स्वचालित रूप से अल्ट्रा बॉल ग्रुप में शामिल कर दिया गया। वर्ल्ड पोकेमोन कॉन्टेस्ट को सबसे मजबूत से सबसे कमजोर के क्रम में 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: मास्टर बॉल समूह, अल्ट्रा बॉल समूह, ग्रेट बॉल समूह और पोकेबॉल समूह। मास्टर बॉल क्लास में वैश्विक स्तर पर 1-100 रैंक शामिल हैं। अल्ट्रा बॉल क्लास में 101-1000 रैंक हैं। ग्रेट बॉल क्लास में 1001-10000 रैंक हैं। पोकेबॉल क्लास में 10,001 to 100,000 रैंक हैं। प्रत्येक स्तर में उससे ऊपर वाले स्तर की तुलना में 10 गुना अधिक स्लॉट थे। विश्व पोकेमोन रैंकिंग प्रतियोगिता उत्तीर्ण करने वाले जिम लीडर के रूप में जॉन को सीधे अल्ट्रा बॉल समूह में शामिल किया जाएगा। यह विशेषाधिकार केवल ड्रेकोनिया और अन्य शक्तिशाली राष्ट्रों को ही प्राप्त है। आखिरकार, छोटे देशों के चैंपियन शायद ड्रेकोनिया के जिम लीडर का मुकाबला भी न कर पाएं। अल्ट्रा बॉल समूह के निचले रैंक वाले ट्रेनर को ग्रेट बॉल ट्रेनर से मासिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। जॉन अभी अभी जिम लीडर बना था और आने वाले महीनों में मुकाबले लगातार होते रहेंगे। खैर, वह इसे गहन ट्रेनिंग के रूप में ले सकता है। इसके अलावा अल्ट्रा बॉल समूह में अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए जॉन को उच्च रैंक वाले प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देनी होगी। इनमें से कई ट्रेनर विदेश में रहते हैं, जिसका मतलब है कि उसे अपनी स्टेटस बेहतर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करनी पड़ सकती है। लेकिन वह तो किसी और दिन की समस्या थी। फोन रखने के बाद जॉन रात के खाने का इंतजाम करने बाहर गया, फिर आराम करने के लिए रिवरस्टोन यूनिवर्सिटी स्थित अपने विला में लौट आया। आज कुछ और करने का समय नहीं था, उसे कल अपने शिक्षक से अपना समय से पहले प्राप्त स्नातक प्रमाण पत्र लेना था। मैंने डेलीबर्ड और टोगेपी को तो सदियां से नहीं देखा, उसने मुस्कुराते हुए सोचा और आगे के रास्ते से संतुष्ट होकर नींद में डूब गया। टोगेप्रेई, बोबबा बोफेट, टोगेपी और बोबफेट, कैरेट 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 0 कैरेट वाई। जॉन सुबह जल्दी उठा तो उसने देखा कि दोनों नन्हे जीव लिविंग रूम में वीडियो गेम खेल रहे थे। डेलीबर्ड अपनी छुट्टी का आनंद ले रहा था, पास के सोफे पर पैर मोड़कर बैठा हुआ था और टीवी देखते हुए किसी सेवानिवृत्त व्यक्ति की तरह सूरजमुखी के बीच चबा रहा था। रसोई में हरियामा नाश्ता बनाने में व्यस्त थी। जॉन के घर लौटने की खुशी में आज फिर से हैमबर्गर बनाए जा रहे थे, जो उनके परिवार में सभी को बहुत पसंद हैं। जॉन के बाकी पोकेमोन भी इस परिचित माहौल में वापस आ गए थे और सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। गार्डेवॉर ने जॉन को स्कैल्ड से तैयार किया हुआ उबलता हुआ गर्म पानी का गिलास दिया। लगभग उबलता हुआ पानी स्वीकार करने के बाद जॉन टोगेपी के बगल में बैठ गया और उसे खुशी खुशी कंट्रोलर के बटन दबाते हुए देखने लगा। जब जॉन और उसके युद्ध के लिए तैयार पोकेमोन विला से दूर होते थे, तो टोगेपी को अकेले खेलने की बजाय दोस्तों के साथ खेलने की आदत पड़ गई थी। विशाल टीवी पर अकेले बैठकर कोई भी गेम खेलने का मजा अकेले खेलने में उतना नहीं आता था। डेलीबर्ड की हालत बेहतर थी, वह आमतौर पर विश्वविद्यालय में खाना पहुंचाता था, लेकिन हर रात वापस लौट आता था। ब्लेज़िकेन द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए देर रात के भोजन के बावजूद भी उसे कभी कभी अकेलेपन का दर्द महसूस होता था। टोगेपी को इतना खुश देखकर जॉन ने कुछ सोचा, खड़ा हुआ और अपना हाथ आगे बढ़ाकर दोनों पोकेमोन की ओर बढ़ा। भविष्य में मैं रिवरस्टोन यूनिवर्सिटी में शायद ही कभी वापस आऊंगा। क्या आप दोनों मेरे साथ मेरे जिम में आना चाहेंगे? कुछ ही क्षण पहले तक खुशी खुशी खेल रहे टोगेपी और डेलीबर्ड आश्चर्य से जम गए। टोगेपी ने आशा भरी निगाहों से डेलीबर्ड की ओर एक नजर डाली। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि डेलीबर्ड कहाँ जाता है, बस वह अपने दोस्तों के साथ रह सके। हालांकि डेलीबर्ड ने गहरी भौहें चढ़ा लीं और चिंता से टोगेपी से जॉन की ओर देखा। चिंता मत करो, जॉन ने आगे कहा, मैंने तुम्हारे लिए वहां एक काम ढूंढ लिया है। मेरे पास एक फार्म है जहां तुम पोकेमोन पालने में मदद कर सकते हो। मैं तुम्हें वेतन भी दूंगा। तुम्हारा क्या कहना है? डेलीबर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करने के बाद अंततः अपना पंख जॉन के हाथ में रख दिया। डेली, मैं आपका नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। टोगेप्रेई, बोबबा बोफेट, बोबफेट और टोगेपी ने खुशी से जश्न मनाया, वे फिर से एक साथ खेल सकते थे। जॉन ने राहत की सांस ली। टोगेपी और डेलीबर्ड के उसके जिम में शामिल होने से उसे मन की शांति मिली। टोगेपी की रोजाना गूंजती टोगेप्रेई की आवाज के बिना कुछ जरूरी चीज अधूरी रह जाती। विशेषकर बोबफेट के लिए अकेले गेम खेलना दोस्तों के साथ खेलने जितना मजेदार नहीं था। जॉन को एहसास हुआ कि वह टोगेपी और डेलीबर्ड को परिवार के महत्वपूर्ण सदस्यों की तरह मानने लगा है। चाहे वे अंततः उसके युद्ध के पोकेमोन बने या नहीं, ये बात उसके लिए गौण थी। विश्वविद्यालय की कैंटीन में जाकर ठीक से इस्तीफा देना न भूलें। जॉन खड़ा हुआ और डेलीबर्ड के सिर पर थपथपाया। डेलीबर्ड ने गंभीरता से सिर हिलाया और फिर अपने पंख फड़फड़ाते हुए रिवरस्टोन विश्वविद्यालय के कैफेटेरिया मैनेजर को ढूंढने के लिए चल पड़ा। हालांकि वह जल्द ही जाने वाला था, फिर भी वह बॉस को इस अवसर के लिए धन्यवाद देना चाहता था और अपना आखिरी वेतन भी लेना चाहता था। डेलीबर्ड को दूर जाते देख जॉन ने अपनी पीठ सीधी की। आज के रोमांच की शुरुआत करने का समय आ गया था। उसे सफिंग का अभ्यास किए हुए काफी समय हो गया था। इतने अच्छे दिन को क्यों बर्बाद किया जाए?
जॉन दौड़कर समुद्र तट पर पहुंचा जहां ग्रेनिंजा और ग्याराडोस पहले से ही लहरों पर सवारी कर रहे थे, जबकि टायरानाइटर रेत में खुशी से खेल रहा था और बड़े बड़े महल बना रहा था। जॉन को शक था कि यह पिछली रात से वहीं था। पास ही स्थित एक पलोसेंट कांप उठा। क्या यह इंसान गायब नहीं हो गया था? ये वापस क्यों आ गया? तुम दोनों, मुझे भी अपने सफिंग सेशन में शामिल होने दो, जॉन ने अपनी रेसिंग बोर्ड उठाते हुए और अपने पोकेमोन को नमस्कार करते हुए कहा। ग्रेन, गर्जना। 2 घंटे बाद, जॉन ने औपचारिक पोशाक पहनी और प्रधानाचार्य के टीएस के आलय पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि प्रिंसिपल बैडमैन की मेज पर किताबों का ढेर लगा हुआ है। बुजुर्ग व्यक्ति ने एक हाथ अपने गेंगर के मुंह में डाला हुआ था, कुछ क्वेश्चन रहा था, जबकि दूसरे हाथ से अपनी सफेद दाढ़ी सहलाते हुए बुदबुदा रहा था। दुर्लभ घास प्रकार के पोकेमोन की आदतों का वह विस्तृत विवरण यहीं कहीं होना चाहिए। गुरुजी, आप आखिर कर क्या रहे हैं? जॉन को अचानक भय का अनुभव हुआ। अरे, जॉन, बैठो, मैं अभी इस साल पढ़ने के लिए जरूरी किताबें इकट्ठा कर रहा हूँ, प्रोफेसर बैडमैन ने जॉन की उपस्टेटस को स्वीकार करते हुए उसकी ओर मुड़ते हुए कहा। ये यहाँ क्यों नहीं है? मुझे याद है कि पिछली बार समीक्षा करने के बाद मैंने इसे यहीं रखा था। गेंगर, क्या तुम्हें याद है? गेंगर ने शर्मिंदगी से अपना सिर हिलाया, उसका मुंह अभी भी खुला हुआ था। क्या ये तुम्हारे पेट में नहीं है? तुम्हें कैसे पता नहीं चला? गेंगर पूरी तरह से भ्रमित दिख रहा था, क्या उसे नीली गई हर चीज का हिसाब रखना चाहिए था? जॉन चुपचाप मेज पर फैली किताबों का जायजा ले रहा था। हे भगवान, कम से कम 100 किताबें तो होंगी ही। प्रिंसिपल, क्या ये डेस्क पर रखी किताबें वही हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि मैं इस साल पढ़ूं? बिल्कुल नहीं। जॉन ने राहत की सांस ली। टेबल पर रखी किताबों के अलावा, मैंने आपके लिए 2 बक्से पहले ही पैक कर दिए हैं। सॉल बैडमैन ने जोर देने के लिए डेस्क के बगल में रखे गत्ते के बक्सों को लात मारी। जॉन के चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। मेज पर सैकड़ों किताबें थीं, और 2 डिब्बों में भी कम से कम उतनी ही किताबें थीं। और शाउल को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने अभी भी सामग्री जुटाना खत्म नहीं किया है। क्या उनसे प्रतिदिन एक पुस्तक पढ़ने की अपेक्षा की जाती थी? नहीं, शाउल के उत्साह को देखते हुए, ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं होता। गुरुजी, अब मुझे अचानक समय से पहले स्नातक होने की इच्छा नहीं है, जॉन ने कमजोर स्वर में कहा। जॉन के उस स्लेव चेहरे को देखकर शाउल जोर से हंस पड़ा। मजाक कर रहा था। ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो मुझे लगता है कि आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। मैं इनमें से छांटकर आपकी वर्तमान स्तर के लिए लगभग 50 आवश्यक पुस्तकें चुन लूंगा। आपको प्रति सप्ताह केवल एक पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता होगी। हालांकि, आपको जो कुछ भी पढ़ना है उसे अच्छी तरह से समझना चाहिए। यदि संभव हो, तो प्रत्येक को कई बार पढ़ें। मैं नए साल की छुट्टियों के दौरान भी आपकी प्रस्पीड का मूल्यांकन करूंगा। तभी जॉन ने अपनी रुकी हुई सांस छोड़ी। अगर उसे वाकई 300 से अधिक विद्वतापूर्ण पुस्तकें पढ़नी थी, तो वह अपने साथ एक पुस्तकालय लेकर हर जगह जाएगा। शिक्षक जी, आपका मजाक बहुत डरावना था। डरावना? जब मैं तुम्हारी उम्र का था, रिवरस्टोन यूनिवर्सिटी में नया नया आया था, तब मेरे हाथ में हमेशा एक किताब रहती थी, यहाँ तक कि पोकेमोन को ट्रेनिंग देते समय भी। मैं हर साल कम से कम 200-300 किताबें पढ़ता था। प्रोफेसर व्हाइट ने गहरी सांस लेते हुए गंभीरता से कहा। तुम्हारी जैसी प्रतिभा हर किसी में नहीं होती। इसे बर्बाद मत करो। जॉन शर्मा गया। वह खुद को विशेष रूप से प्रतिभाशाली नहीं मानता था, असल में तो उसे कुछ ऐसी खूबियां हासिल थी जो दूसरों के पास नहीं थी। हालांकि, इस बारे में सोचने पर, शायद दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होना जिसके पास ये विशेष फायदे हों, वास्तव में प्रतिभा की क्लास में रखा जा सकता है। मैंने आपकी डिप्लोमा डिग्री टेबल पर रख दी है। आपको जिन किताबों की जरूरत होगी, मैं उन्हें कल आपके पास भिजवा दूंगा। उस दोपहर, जॉन संतुष्ट होकर अंगड़ाई लेते हुए ग्रासमियर जिम लौटा। उसके पोकेमोन प्रजनन केंद्र के अगले पोकेमोन बिक्री सम्मेलन में लगभग 10 दिन बचे थे, इसलिए वह आखिरकार कुछ आराम का समय निकाल सकता था। जिम में शांति का दौर चल रहा था, मतलब कोई भी महत्वाकांक्षी चुनौती देने वाला उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा और ऐसी लड़ाइयों की मांग नहीं करेगा जिन्हें वह जीत ही न सके। विश्व पोकेमोन चैंपियनशिप ने जॉन की पहली लड़ाई महीने के मध्य में सेल इवेंट से ठीक पहले निर्धारित की थी। एमरल्ड मैचमेकिंग की सारी पेचीदा व्यवस्था संभाल रही थी। जॉन का प्रतिद्वंदी अज्ञात था, क्योंकि अल्ट्रा बॉल स्तर की प्रतियोगिताओं का निर्धारण आधिकारिक समिति के रैंडम नंबर जनरेटर द्वारा किया जाता था। जॉन को अपने पिछले कुछ मुकाबलों के आधार पर ऐसा ही संदेह था। फार्म के डेली तस्कों की जिम्मेदारी भी एमरल्ड के हाथों में थी, इसलिए जॉन जिम में पूरी तरह से निश्चिंत हो सकता था। कम से कम, वह वास्तविक दुनिया में तो आराम कर सकता था। खेल में, जॉन फिर से व्यस्त होने वाला था। उसका अगला लक्ष्य था, विरिडियन शहर को छोड़कर कांटो क्षेत्र के सभी जिमों को हराना। टीम रॉकेट के बॉस, जियोवानी के विरिडियन से अस्थायी रूप से गायब होने के कारण, जॉन ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। अपने फार्म हाउस में लौटने के बाद, उसने अपने किरदार को कांटो से होइन और फिर वहां से अलोला क्षेत्र तक उड़ान भरने का निर्देश दिया। सिनो और उनोवा के बैज बाद में भी मिल सकते हैं, उसने सोडा उठाते हुए बुदबुदाया। जेड मूव्स और गिगामैक्स पहले आने चाहिए।
एक बार जब वह इन शक्तियों में महारत हासिल कर लेगा, बशर्ते उसके किरदार की रीढ़ की हड्डी दबाव में न टूट जाए, तो उसके पोकेमोन की युद्ध क्षमता आसमान छू जाएगी। जॉन ने नजदीकी के कारण अलोला को चुना। हवाई जहाज से वहां पहुंचने में केवल आधा दिन लगता था, जबकि गैलार की हफ्ते भर की यात्रा में उसकी गर्दन में मोच आ जाती और जेब खाली हो जाती। विमान मिले मिले द्वीप पर हौली शहर में उतरा। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही जॉन सबसे पहले पोकेमोन सेंटर गया ताकि अपनी गेम की स्पीड को सुरक्षित कर सके, क्योंकि 3 घंटे का गेम प्ले खोना उसे मंजूर नहीं था। इसके बाद उसने नक्शा खोला और अपने फ्लाइगॉन को उड़ाने के लिए मॉसडीप सिटी का चयन किया। क्या फ्लाइगॉन उड़ने की शक्ति का उपयोग करके होइंग क्षेत्र मॉसडीप शहर जा रहा है? आवश्यक समय 117 घंटे 33 मिनट और 17 सेकंड। लगभग 5 दिन, उसने चिढ़कर कहा। इतने समय में तो मेरी दाढ़ी बढ़ सकती है। ये तो अपेक्षित ही था। कालोस क्षेत्र से मॉसडीप सिटी वापस आने में आमतौर पर लगभग 10 दिन लगते थे, जबकि हवाई यात्रा में केवल 1 दिन लगता था। खेल का सटीक तर्क। पोकेमोन सेंटर से निकलते ही जॉन सीधे इकी टाउन की ओर चल पड़ा, जहां आइलैंड कहुनाहाला मिलती थी। यहीं से खेल में आइलैंड चैलेंज शुरू होता था और यहीं हाला एक जेड रिंग बनाती थी, जो जॉन के लिए जेड मूव सीखने और ऐसे पोज बनाने के लिए जरूरी थी जिससे अगर कोई उसके खेलते समय अंदर आ जाए तो उसे शर्मिंदगी उठानी पड़े। वह भी कुछ ही कदम चला था कि उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। पोकेमोन सेंटर के प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर चिपका हुआ एक अजीब सा स्टिकर। अगर वह गलत नहीं था, तो यह एक टोटेम स्टिकर था। जॉन उसके पास गया और उससे बातचीत की। आपको एक टोटेम स्टिकर मिला है। उसने अपने बैग को खोलकर उसकी जांच की। टोटेम स्टिकर। सैमसन ओक से टोटेम पोकेमोन प्राप्त करने के लिए एक निश्चित संख्या में स्टिकर एकत्र करें। टोटेम पोकेमोन। जॉन रिसेप्शन सोफे पर एकदम सीधा बैठ गया, अचानक सतर्क हो गया और लगभग अपना पे गिरा ही दिया। उसे याद आया कि खेल में पर्याप्त टोटेम स्टिकर इकट्ठा करने से आपको प्रसिद्ध प्रोफेसर ओक के हमेशा धूप से झुलसे रहने वाले चचेरे भाई सैमसन ओक से टोटेम के आकार के पोकेमोन मिल सकते थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर था, ये केवल टोटेम के आकार के पोकेमोन थे, न कि वास्तविक टोटेम पोकेमोन जिनकी मैदानी क्षमताएं इतनी प्रभावशाली होती हैं। यह अंतर इतना महत्वपूर्ण था, मानो एक ग्रेट डैन की तुलना मौसम को नियंत्रित करने वाले ग्रेट डैन से की जाए। अगर मैं सचमुच असली टोटेम पोकेमोन में बदल पाता। जॉन को उत्साह का ऐसा सैलाब महसूस हुआ जिसे केवल साथी पोकेमोन प्रेमी ही समझ सकते थे। गेम में सैमसन ओक के टोटेम आकार के पोकेमोन कम से कम 3 परफेक्ट आईवी के साथ पैदा होते थे, और अगर किसी पोकेमोन में कोई हिडन एबिलिटी होती थी, तो वह हमेशा प्रकट होती थी। यही बात उन सभी पोकेमोन पर भी लागू होती थी जिन्हें वह टोटेम में बदल देता था। यह उनके अगले प्रजनन केंद्र की बिक्री सम्मेलन में एक बड़ा चैप्टर आम बन सकता है। बेशक, अगर पोकेमोन विशेष रूप से मूल्यवान साबित हुआ, तो वह इसे अपने पास ही रख सकते हैं। किसी को जानने की जरूरत नहीं है। उन्हें याद आया कि एक संस्करण में टोटेम स्टिकर को एक छद्म पौराणिक ड्रैगन के बदले में प्राप्त किया जा सकता था। वाकई, घंटों तक उन छोटे छोटे स्टिकरों को ढूंढना सार्थक था। अब जब जॉन टोटेम स्टिकर्स की तलाश में था, तो उसने हाला से मिलने से पहले हौली शहर की पूरी तरह से छानबीन करने का फैसला किया। बाद में पछताने और अपनी पिछली आलस्य के लिए खुद को कोसने से बचने के लिए यह बेहतर था। टोटेम स्टिकर ढूंढना उतना ही समय लेने वाला साबित हुआ जितना कि एक सामान्य पोकेबॉल से अब्रा को पकड़ने की कोशिश करना। कुछ स्टिकर अपेक्षाकृत स्पष्ट जगहों पर चिपके हुए थे, अगर आप ध्यान से देखते तो, जैसे कि हेयर सैलून और कपड़ों की दुकान के बीच का कोना, मालासाडा की दुकान का दाहिना किनारा, या नगर पालिका भवन का किनारा। कुछ को ढूंढना बेहद मुश्किल था। एक इलिमा के दरवाजे के पास पूल में तैर रहा था, जिसे निकालने के लिए मछली पकड़ने वाली छड़ी की जरूरत पड़ी। दूसरा इलिमा के घर की दूसरी मंजिल पर सबसे दूर वाले कमरे में सबसे दाहिनी ओर की किताबों की अलमारी में छिपा हुआ था। जॉन को वह तब तक नहीं मिलता जब तक उसने हर इमारत को व्यवस्थित तरीके से न तलाशा होता, जो उसके जुनूनी स्वभाव के बारे में उससे कहीं अधिक बताता है जितना वह स्वीकार करना चाहता था। हौली शहर में 1 घंटे से अधिक समय तक छानबीन करने के बाद जॉन ने 11 स्टिकर एकत्र किए थे। उसे याद आया कि हर 20 स्टिकर के बदले सैमसन ओक से एक टोटेम पोकेमोन लिया जा सकता है। अलोला में बिखरे हुए 100 स्टिकरों से वह कुल मिलाकर 5 टोटेम पोकेमोन प्राप्त कर सकता था। कुछ चुनिंदा संग्रहणीय स्टिकरों के लिए यह कोई बुरा सौदा नहीं था। 1 घंटे से थोड़े ज्यादा समय में 11 स्टिकर इकट्ठा करना कोई बुरी स्पीड नहीं थी। इस स्पीड से सभी 100 स्टिकर इकट्ठा करने में लगभग 10 घंटे लगेंगे, और अलोला के सभी शहर हौली जितने बड़े नहीं थे। हो सकता है कि वह अपनी वास्तविक जीवन की जिम्मेदारियों के फिर से शुरू होने से पहले ही इसे पूरा कर ले। अपने 11 टोटेम स्टिकर जेब में रखकर जॉन इकी टाउन की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे बेरी के खेतों में 2 और स्टिकर मिले और रूट 2 पर 3 और। अब उसके पास 16 टोटेम स्टिकर थे, और वह अपने पहले टोटेम पोकेमोन से सिर्फ 4 दूर था। उत्साह डिग्लेट की सुरंगों के जाल से भी तेजी से बढ़ रहा था। इकी टाउन पहुंचने से पहले रूट 2, 3 और 1 से यात्रा करते हुए जॉन को कई ऐसी पोकेमोन प्रजातियों का सामना करना पड़ा जो अन्य क्षेत्रों में दुर्लभ हैं।
उसने अपनी नोटबुक निकाली और ध्यानपूर्वक हर एक बात लिख ली। उत्साह के कारण उसकी लिखावट और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। रूट 2 में म्याउथ और रेटेटा के अलोलन रूप, साथ ही ग्रोलिथ, स्मियर्गल और अब्रा मौजूद थे। ये सभी अन्य जगहों पर दुर्लभ थे। जॉन ने मन में ठान लिया कि जब उसे ग्रोलिथ की जरूरत होगी, तो यह उसे पकड़ने के लिए एक अच्छी जगह होगी। आग के उन प्यारे पिल्लों की हमेशा मांग रहती थी। रूट 3 पर डेलीबर्ड, मैनकी और हवलुचा मौजूद थे। उत्सव में सजे डेलीबर्ड को देखकर जॉन सोचने लगा कि क्या उसे अपने मौजूदा साथी के लिए एक और साथी ढूंढ लेना चाहिए। 2 डेलीबर्ड का मतलब था 2 गुने अप्रत्याशित उपहार, हालांकि यह हमेशा अच्छी बात नहीं होती थी। रूट 1 पर कैटरपी, लेडीबा, स्पिनारक और ग्रुबिन जैसे बग टाइप पोकेमोन का दबदबा था। ग्रुबिन विकावोर्ड में विकसित हो सकता था, जो अपने बेहद उच्च स्पेशल अटैक के लिए जाना जाता है। जॉन ने अपने गेम बॉय पर सन मून संस्करण खेलते समय एक विकावोर्ड को अपने इलेक्ट्रिक स्पेशल अटैकर के रूप में पाला था। और जहां कीड़े मकोड़े होते थे, वहां स्वाभाविक रूप से ऐसे पक्षी भी होते थे जो उनका शिकार करते थे, जिनमें अलोला का मूल पक्षी पिकीपेग भी शामिल था, जिसे जॉन ने एक बार रिकॉर्ड समय में कैटरपी की पूरी कॉलोनी को खत्म करते हुए देखा था। पोकेमोन की दुनिया में भी प्रकृति क्रूर थी। अंततः इकी टाउन पहुंचकर जॉन ने दर्शनीय स्थलों को देखने में समय बर्बाद नहीं किया। उसकी पहली प्राथमिकता क्या थी? जाहिर है, और अधिक टोटेम स्टिकर्स की क्वेस्ट्स करना। उसे सिर्फ एक ही मिला। 17 पूरे। उसने संतुष्टि से मन ही मन कहा। अब उसे अपना पहला टोटेम पोकेमोन हासिल करने के लिए बस 3 और बाकी थे। अपना नया स्टिकर जेब में रखते हुए जॉन सीधे मेले द्वीप के मुखिया हाला के पास चल पड़ा। सफेद दाढ़ी, पीली जैकेट, सफेद बीच पैंट और पुराने चप्पल पहने उस आदमी को पहचानना मुश्किल नहीं था। दूर से आए एक मेहमान। हाला ने जॉन को देखते ही पुकारा, क्या आप भी द्वीप चुनौती में भाग लेने आए हैं? आइलैंड चैलेंज में भाग लेने के लिए हाँ ना? जॉन ने बिना किसी झिझक के हाँ चुना। आखिरकार अलोला आने का उसका पूरा मकसद यही था। खैर, इसके अलावा एमरल्ड के प्रजनन ग्रह के कागजात के बारे में लगातार याद दिलाने से बचना भी उसका मकसद था। कृपया द्वीप चुनौती का ताबीज स्वीकार करें, हाला ने परंपरा के भार से भरी आवाज में कहा। फिर कैप्टन इलिमा को क्वेस्ट्स के लिए वर्डेंट कैवन की ओर बढ़ें और मेले द्वीप पर अपनी परीक्षा शुरू करें। कहूना ने जॉन को 4 रंगीन रत्नों से जड़ा एक ताबीज दिया। यह आधिकारिक द्वीप चुनौती ताबीज था, जिसके जरिए उसे परीक्षण शुरू करने की अनुमति मिली। जॉन ने आदरपूर्वक सिर हिलाकर इसे स्वीकार किया, फिर मुड़कर चला गया। उसका पहला गंतव्य वर्डेंट कैवन होगा, जिसे उसने रूट 2 पर पहले ही देख लिया था। रूट 2 पर वापस लौटते हुए, उसने वर्डेंट कैवन के प्रवेश द्वार पर एक गुलाबी बालों वाले, सुरुचिपूर्ण ढंग से खड़े लड़के को देखा। जॉन उसके पास गया। वर्डेंट कैवन में आपका स्वागत है, चैलेंजर। लड़के ने एक सधी हुई मुस्कान के साथ अभिवादन किया। मैं कैप्टन इलिमा हूं, उसने नाटकीय अंदाज में झुकते हुए कहा। मुझे इलिमा की परीक्षा के बारे में बताने दीजिए। आपका काम गुफा में छिपे सभी पोकेमोन को हराना है और फिर गुफा के पीछे स्थित चबूतरे से जेड क्रिस्टल को वापस लाना है। इलिमा ने अपने खूबसूरती से संवारे हुए गुलाबी बालों को ठीक किया। क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? जॉन के सामने एक डंजन की सूचना दिखाई दी। वर्डेंट कैवन डंजन में प्रवेश करने के लिए हाँ ना चुने पहली बार पूरा करने के बाद गायब हो जाता है। डंजन के लिए अनुशंसित स्तर 50। सिर्फ लेवल 50। जॉन ने हैरानी से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसे उम्मीद थी कि ये ट्रायल्स दूसरे क्षेत्रीय जिमों की तरह ही मुश्किल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वैसे उसे कोई शिकायत नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद जॉन ने तुरंत हाँ ना करने का फैसला किया। इसके बजाय वह पहले पास के पोकेमोन सेंटर की ओर चल पड़ा। अगर डंजन में सिर्फ 50 लेवल के पोकेमोन की जरूरत थी, तो उसे अपनी मुख्य टीम लाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने तुरंत अपनी दूसरी टीम के पोकेमोन निकाल लिए। गुफा के प्रवेश द्वार पर लौटकर जॉन ने बिना किसी देरी के प्रवेश करें का चयन किया। प्रकाश की एक तेज चमक ने उसे घेर लिया और अचानक जॉन ने खुद को जीवन से भरपूर एक गुफा में खड़ा पाया। अधिकांश गुफाओं के विपरीत ये गुफा आश्चर्यजनक रूप से रोशन थी, क्योंकि छत में एक बड़ा छेद था जिससे सूर्य का प्रकाश बिना किसी रुकावट के अंदर आ रहा था। जमीन पर हरी भरी घास फैली हुई थी, जिसके चारों ओर चट्टानों की सुंदर आकृतियां बनी हुई थीं। कई पोकेमोन इधर उधर भाग रहे थे, हालांकि उनकी संख्या सीमित थी, जिनमें ज्यादातर युंगूस और उनका विकसित रूप गमशूस शामिल थे। गुफा के सबसे ऊंचे चबूतरे से एक तेज चमक ने जॉन का ध्यान आकर्षित किया। वहां एक क्रिस्टल सूर्य की रोशनी को चकाचौंध भरी तीव्रता से प्रतिबिंबित कर रहा था। इस परीक्षा का लक्ष्य है जेड क्रिस्टल। कैप्टन इलिमा जॉन के साथ डंजन में दाखिल हुए और अब हाथ में जेब घड़ी लिए एक पत्थर की दीवार से सटकर खड़े हो गए। इस परीक्षा की अवधि 30 मिनट है। आपको इस समय के भीतर वर्डेंट कैवन के सभी पोकेमोन को हराना होगा और जेड क्रिस्टल प्राप्त करना होगा। 30 मिनट के बाद यदि आपने सभी पोकेमोन को नहीं हराया या जेड क्रिस्टल प्राप्त नहीं किया, तो मुझे खेद है कि आपकी परीक्षा असफल हो जाएगी। वह मनमोहक मुस्कान के साथ बोला, और क्योंकि मुझे आपका स्टाइलिश रूप पसंद आया, इसलिए मैं आपको एक छोटा सा संकेत देता हूं।
एक दुर्लभ खजाने के रूप में जेड क्रिस्टल का स्वाभाविक रूप से एक शक्तिशाली रक्षक होता है। अब आप अपना मुकदमा शुरू कर सकते हैं। एलिमा ने बड़ी सावधानी से अपनी घड़ी का बटन दबाया। जॉन की दृष्टि के ऊपरी दाहिने कोने में तुरंत 30 मिनट की उल्टी गिनती दिखाई देने लगी। वर्डेंट कैवन में मौजूद पोकेमोन बेचैन होने लगे। कई योंगू चट्टानी सीढ़ियों से नीचे कूद गए और धीरे धीरे जॉन की ओर रेंगने लगे, उनके दांत बाहर निकले हुए थे। जॉन ने तुरंत पास आ रहे पोकेमोन का आकलन किया। उनका स्तर 35 से 45 के बीच था। बहुत कमजोर है, उसने बुदबुदाते हुए एक पोकेबॉल निकाला और उसके अंदर की सामग्री को बाहर निकाल दिया। धमाका! धमाके के साथ ही धरती हिल उठी और एक चकाचौंध भरा सुनहरा पहाड़ प्रकट हुआ, जो सूर्य की रोशनी में असाधारण रूप से चमकदार था। अब उनके सामने खड़ा पोकेमोन जॉन का लंबे समय से जीता हुआ चमकदार एग्रोन था, जिसका सुनहरा कवच खतरनाक ढंग से चमक रहा था। चट्टान खिसक गई। जॉन ने हाथ उठाकर आदेश दिया, एग्रोन! सुनहरे एग्रोन ने उन्मादपूर्वक दहाड़ा। पिछली लड़ाइयों में ताकतवर योद्धा ही हमेशा मुख्य भूमिका निभाते आए थे, इसलिए आखिरकार एग्रोन के चमकने का ये सही समय था। वर्डेंट कैवन का आकाश तुरंत काला पड़ गया, क्योंकि नुकीले किनारों वाली मुट्ठी के आकार की चट्टानें विभिन्न आयामों से प्रकट हुईं और एक के बाद एक बरसने लगीं। एग्रोन का स्वभाव बचकाना होने के बावजूद, जॉन के मुख्य योद्धाओं में से एक होने के नाते, उसने ये चाल सीधे टायरानाइटर से सीखी थी, जिसे वह बड़े भाई की तरह मानता था। शक्ति को चरम सीमा पर पहुंचा दिया गया था। पास आते योंगूस ने अंधेरा महसूस किया और सहज रूप से ऊपर देखा। अगले ही पल, चट्टानों की अंतहीन बौछार मूसलाधार रेन की तरह गिरी और उन्हें पल भर में चट्टानी चबूतरे पर मौजूद सभी गमशूज के साथ दफना दिया। एक ही बार में पूरा मैदान साफ हो गया। रॉक स्लाइड की प्रभाव शक्ति वास्तव में विनाशकारी थी। गर्जना! एक विशाल गमशूज एक छिपी हुई गुफा से निकला और ऊंचे चबूतरे से एक तीखी दहाड़ गूंजी। ये सामान्य गमशूज से 3 गुना बड़ा था और इसके शरीर पर एक हल्की आभा फैली हुई थी। ये जॉन और उसके सुनहरे एग्रोन को घूर रहा था। ये वही शक्तिशाली रक्षक पोकेमोन होना चाहिए जिसका जिक्र कैप्टन एलिमा ने किया था। टोटेम पोकेमोन, गमशूज LV50। हाइपर बीम! जॉन ने बिना किसी झिझक के आदेश दिया। सुनहरे एग्रोन ने तुरंत अपना मुंह खोला और विनाशकारी शक्ति से भरपूर ऊर्जा एकत्रित करने लगा। आसन्न खतरे को भांपते हुए, टोटेम गमशूज ऊंचे मंच से कूद गया और एग्रोन की ओर दौड़ पड़ा, एक साथ हमला करने और बचाव करने का प्रयास करते हुए। धमाका! विनाशकारी हाइपर बीम का विस्फोट हुआ। ऊर्जा की चकाचौंध भरी किरण ने पल भर में पूरी वर्डेंट कैवन को भर दिया और गमशूज के चकमा देने के प्रयास के बावजूद उसे सटीक रूप से प्रहार किया। एग्रोन के सटीक निशाने के सामने उसकी तथाकथित टालमटोल की रणनीति महज एक मजाक थी। जब विनाशकारी प्रकाश मिट गया, तो जॉन के सामने एक विशाल शून्य प्रकट हुआ। वर्डेंट कैवन की चट्टानी दीवार विस्फोट से टूट गई थी, जिससे 6 मीटर गहरा गड्ढा बन गया था। उसके अंदर टोटेम गमशूज बेहोशी की हालत में पड़ा था, उसकी आंखें घूम रही थीं और वह पूरी तरह से निष्क्रिय था। जॉन ने अपनी जेब से एक पोकेबॉल निकाला और उसे बड़ा किया, ताकि वह इस टोटेम गमशूज को पकड़ सके। आखिर यह एक टोटेम पोकेमोन था, वाकई एक दुर्लभ इनाम। लेकिन इससे पहले कि वह गेंद फेंक पाता, कप्तान एलिमा ने उसे रोकने के लिए बीच में हस्तक्षेप किया, और उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जो चिल्ला रहा था, मैं प्रभावित हूं लेकिन इसे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। परीक्षण के दौरान पोकेमोन को पकड़ा नहीं जा सकता, उसने खुद को संभालते हुए समझाया। परीक्षण समाप्त होने के बाद आप उसे पकड़ने का प्रयास कर सकते हैं, बशर्ते वह तब भी आपको दिखाई दे। प्राप्त वस्तु, नॉर्मलियम जेड। जॉन ने जमीन से एक सफेद जेड क्रिस्टल उठाया। वर्डेंट कैवन का परीक्षण आधिकारिक तौर पर पूरा हो गया था, हालांकि उसे अभी तक डंजन से बाहर टेलीपोर्ट नहीं किया गया था। तुमने वर्डेंट कैवन के सभी पोकेमोन को हरा दिया है और नॉर्मलियम जेड क्रिस्टल प्राप्त कर लिया है। मेरी परीक्षा पूरी करने पर बधाई, एलिमा ने बड़े उत्साह से घोषणा की। कप्तान होने के नाते, मैं तुम्हें नॉर्मल टाइप जेड मूव्स की शक्ति का उपयोग करना सिखाऊंगी। जॉन ने अपना हाथ उठाकर अपनी मेगा रिंग दिखाई। मेरे पास अभी तक जेड रिंग नहीं है। चिंता मत करो, एलिमा ने हाथ हिलाते हुए कहा। एक बार जब तुम मेले द्वीप पर कहूनाहाला की भव्य परीक्षा पास कर लोगे, तो मुझे यकीन है कि वह तुम्हें जेड रिंग देने में कंजूसी नहीं करेगा। उससे पहले, मैं आपको नॉर्मलियम जेड मूव ब्रेकनेक ब्लिट्स का उपयोग करना सिखाऊंगा। जेड रिंग मिलने के बाद आप इसका अभ्यास और प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही, एलिमा ने जॉन के ठीक सामने नॉर्मल टाइप जेड मूव पोज का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने दोनों हाथों से मुट्ठी बनाई, फिर अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने क्रॉस किया, अपने जेड रिंग पर नॉर्मलियम जेड दिखाया और अपनी बाहों को जोर से पीछे खींचा, ठीक उसी तरह जैसे अल्ट्रामैन टिगा ज़ैपलियोरे दागने से पहले मुद्रा बनाता है। अंत में, उसने ऐसा इशारा किया जैसे वह अपनी छाती के सामने दोनों हाथों से दर्पण पकड़े हुए हो और उन्हें ऊपर नीचे हिलाया। शर्म से जॉन का चेहरा लाल हो गया। सबसे बुरी बात यह थी कि उन हरकतों में ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं था, जिससे पूरा प्रदर्शन और भी अजीब हो गया। एलिमा ने उस दृश्य को दोबारा प्रदर्शित किया, पहले धीमी स्पीड में, फिर सामान्य स्पीड में। ये किसी युद्ध तकनीक की बजाय नृत्य की तरह लग रहा था।
चलो मेरे साथ कोशिश करो। इलिमा ने जॉन को भी शामिल होने का इशारा किया। खैर, सत्ता के लालच में जॉन ने सोचा कि उसे अपनी गरिमा से समझौता नहीं करना चाहिए। उसने अनिच्छा से इलिमा की हरकतों की नकल की और कप्तान के साथ नाचने लगा। इलिमा ने आगे बढ़ते हुए समझाया, जेड मूव पोज शुरुआती लोगों के लिए जेड पावर को सटीक रूप से इस्तेमाल करना आसान बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक बार जब आप जेड मूव से परिचित हो जाते हैं, तो आप वास्तव में जटिल हाव भाव के बिना भी इनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जॉन ने उस समय मास्टर म्यूटू से लड़ाई की थी, किसी अजीबोगरीब नृत्य की आवश्यकता नहीं थी। जॉन द्वारा नॉर्मलियम जेड की शर्मनाक कोरियोग्राफी का कई बार अभ्यास करने के बाद मुकदमा आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया और वह प्रवेश द्वार पर लौट आया। इलिमा के विदाई के शब्द उसके गेम बॉय स्क्रीन पर दिखाई दिए। इलिमा, चूंकि मिले द्वीप पर मैं ही एकमात्र कप्तान हूं, इसलिए आप सीधे इकी टाउन जा सकते हैं और भव्य परीक्षा के लिए कहूना हाला को ढूंढ सकते हैं। आपके प्रदर्शन का इंतजार रहेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य द्वीपों में कई परीक्षण कप्तान हो सकते हैं। किसी द्वीप की चुनौती को पूरा करने के लिए सभी परीक्षणों को उत्तीर्ण करना और द्वीप के कहूना को हराना आवश्यक है। पूरे द्वीप की चुनौती का मतलब था अलोला के चारों द्वीपों में सभी परीक्षणों को पास करना। हालांकि जॉन तुरंत इकी टाउन की ओर नहीं गया। इसके बजाय वह फिर से वर्डेंट कैवन में प्रवेश कर गया। इस बार कोई विशेष परीक्षण नहीं था, केवल सामान्य क्षेत्र का नक्शा था। जॉन ने अपने किरदार को गुफा के चारों ओर घुमाया, जहां उसकी मुलाकात दिग्लेट, जुबेट और अलोलन रेटिकेट से हुई, लेकिन वहां न तो युंगुस और न ही गमशूस दिखाई दिए। टोटेम गमशूस तो दूर की बात है। क्या मैंने इसे हमेशा के लिए भगा दिया? जॉन ने अंततः हार मानते हुए बुदबुदाया। शायद वह कुछ दिनों में वापस आ सकता है। जब वह इकी टाउन लौटा, तो हाला टाउन स्क्वायर में उसका इंतजार कर रही थी। यह एक खुला मैदान था जो लड़ाइयों के लिए समर्पित था। द्वीप का सरदार स्पष्ट रूप से कुछ समय से उसका इंतजार कर रहा था। हा, दूर से आए यात्री, हाला ने गरजते हुए कहा। तुम्हारी ताकत ने कप्तान इलिमा को प्रभावित किया है। उन्होंने खास तौर पर मुझे उच्च स्तरीय पोकेमोन के साथ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें निराश नहीं करोगे। क्या ये मुझे परखने के लिए उच्च स्तरीय मानक हैं? जॉन ने भौहें चढ़ा ली। इलिमा, तुम चालाक बच्ची, बस इंतजार करो जब मुझे तुमसे लड़ने का मौका मिलेगा। एक सामान्य ट्रेनर लड़ाई की तरह, जैसे ही जॉन ने युद्ध मोड में प्रवेश किया, आसपास का दृश्य परछाइयों में बदल गया। उसने खुद को इकी टाउन के युद्ध क्षेत्र में खड़ा पाया, जहां स्थानीय निवासी इस नज़ारे को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। ठीक सामने कहूना हाला आत्मविश्वास से खड़ा था, उसका पीला कोट हवा में नाटकीय रूप से लहरा रहा था। चलो मिले द्वीप की भव्य परीक्षा शुरू करते हैं, ये घोषणा करते हुए हाला ने अखाड़े में एक पोकेबॉल फेंकी। गेंद हवा में ही फट गई, जिससे एक हरियामा निकला जो जमीन को हिला देने वाली आवाज के साथ नीचे गिरा। उसके सिर के ऊपर लेवल 61 दिखाई दिया। तो वह भव्य परीक्षा बस एक लड़ाई थी। द्वीप के कहूना को हराओ और तुम उत्तीर्ण हो जाओगे। लेकिन अपनी सर्वोच्च शक्ति से मेरी परीक्षा लेने का मतलब था लेवल 61 के पोकेमोन का इस्तेमाल करना। ऐसा लग रहा था कि हाला अभी भी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा था। जॉन ने हाथ बढ़ाकर अपना पोकेबॉल फेंका। उससे जो पोकेमोन निकला वह उसका शाइनी हेक्सोरस था। एक्सयू अवस्था के दौरान रंग में मुश्किल से ही कोई अंतर दिखाई देता था, लेकिन हेक्सोरस में विकसित होने के बाद इसके शरीर पर सामान्य गहरे हरे रंग के बजाय काला कवच आ गया, जिससे ये काफी अधिक भयावह दिखने लगा। उसके सिर से निकली दो खूनी लाल कुल्हाड़ियां भयंकर और डरावनी लग रही थीं। काले कवच से ढके शरीर के साथ मिलकर ये किसी बुरे सपने से निकली हत्या की मशीन जैसा दिख रहा था। कभी टायरेंट्रम द्वीप पर इधर उधर भागने वाला एक छोटा भाई अब एक शक्तिशाली पोकेमोन बन चुका था जो अपना बचाव करने में सक्षम था। जॉन ने इसे समय समय पर एक्सपीरियंस शेयर देकर लेवल 57 तक पहुंचा दिया था। 4 लेवल ऊंचे हरियामा को संभालना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। एक चमकीला पोकेमोन, कितना फेटशाली प्रतिद्वंद्वी है, हाला ने हैरानी से कहा। लेकिन असीम शक्ति के आगे फेट का कोई महत्व नहीं। कहूना ने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने जोड़कर अपना जेड रिंग दिखाया। फाइटिंग टाइप जेड पावर की एक भूरी रोशनी चमकी और उसने तुरंत कई मुद्राएं बनाई और अंत में कमर तक वार किया। जेड मूव, ऑल आउट पमेलिंग। हरियामा भूरे प्रकाश से फट पड़ा और तैयारी के रूप में उसकी भुजाएं पीछे की ओर खींच गईं। अगले ही क्षण हाला और हरियामा दोनों ने एक साथ आगे की ओर जोरदार प्रहार किया। अचानक फाइटिंग टाइप ऊर्जा से निर्मित विशालकाय हथेली के निशान आकाश में छा गए और उन्होंने हेक्सोरस पर बेरहमी से बमबारी की। ये ऑल आउट पमेलिंग था, जो आम थ्रस्ट पर आधारित एक जेड मूव था। तो यह एक दूर से किया जाने वाला हमला है। जॉन को आश्चर्य से एहसास हुआ। धिक्कार है, शुरू से ही जेड मूव्स का इस्तेमाल कर रहे हो। एक बूढ़े आदमी के लिए गंदी लड़ाई लड़ रहे हो। जॉन बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। हेक्सोरस, ड्रैगन डांस। काली जानलेवा मशीन चलने लगी, अपना पैर जमीन पर जमाते हुए और शरीर को आगे की ओर झुकाते हुए, मानो कोई परछाई छलांग लगा रही हो। उसकी स्पीड 97 अंक थी, जो किसी भी लिहाज से बेहद शानदार थी।
और हेक्सोरस ड्रैगन डांस में इतना माहिर हो चुका था कि वह हमलों से बचते हुए साथ ही साथ अपनी क्षमताओं को भी बढ़ा सकता था। काली परछाई युद्ध क्षेत्र में तेजी से दौड़ रही थी, हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी। ऊर्जा से भरे हथेली के हमलों की बौछार से बचते हुए उसकी आक्रमण शक्ति और भी तीव्र और भयंकर होती जा रही थी। अंततः ये हरियामा के करीब पहुंच गया। ड्रैगन क्लॉ, जॉन ने आदेश दिया। हेक्सोरस ने गहरे हरे रंग की ड्रैगन प्रकार की ऊर्जा से निर्मित एक विशाल पंजा निकाला और आने वाले ऊर्जा हमले को चीरते हुए आगे बढ़ा। अपनी स्पीड को कम किए बिना उसने हरियामा की खुली छाती पर जोरदार प्रहार किया। लड़ाई बंद करें। नाजुक क्षण में हाला ने एक आइलैंड कहूना के अनुरूप युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने बिल्कुल सही समय पर अपना आदेश दिया। हरियामा ने अपना दाहिना पैर मजबूती से जमाया, जिससे उसकी आगे बढ़ने की स्पीड रुक गई और वह आने वाले हमले से पीछे हट गया। फिर उसने अपनी विशाल दाहिनी मुट्ठी भींची और उसे तेजी से आ रहे हेक्सोरस की ओर जोरदार प्रहार किया। धमाका, धड़ धड़, जैसे ही उनके हमले टकराए, हरियामा तुरंत कई कदम पीछे धकेल दिया गया। उनकी ताकत तो इसके मुकाबले कहीं भी नहीं थी। हालांकि हरियामा की शक्ति निस्संदेह प्रभावशाली थी, लेकिन यह हेक्सोरस की तुलना में फीकी पड़ गई। एक ऐसा पोकेमोन जिसकी आक्रामक क्षमताओं के कारण अनगिनत ट्रेनर ने इसे एक छद्म पौराणिक ड्रैगन समझ लिया था। ड्रैगन रश, जॉन ने तुरंत जवाब दिया। हेक्सोरस की आंखों में ठंडे दृढ़ संकल्प की चमक थी, और गहरे हरे रंग की ड्रैगन प्रकार की ऊर्जा ने उसके पूरे शरीर को एक धधकती जैकेट की तरह घेर लिया। वह हरियामा की ओर दौड़ा, जो अभी तक संभला भी नहीं पाया था। इस बार अगर हाला नए आदेश भी जारी कर दे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। भारी भरकम हरियामा अपनी स्टेटस को स्थिर नहीं कर पाया था, जिससे उसे अपने फाइटिंग टाइप मूव्स को इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं मिला। धड़ाम, हेक्सोरस बिना किसी प्रतिरोध के हरियामा से टकरा गया। फाइटिंग टाइप का पोकेमोन हवा में उछला और फिर जमीन पर पूरे 3 मीटर तक फिसल गया। जब वह अंततः रुका, तो उसकी आंखें हार के भाव से चकनाचूर हो चुकी थीं। हेक्सोरस की भयानक आक्रमण शक्ति के आगे उसका विशालकाय शरीर चकनाचूर हो गया था। रोवर, हेक्सोरस ने विजयोन्माद से दहाड़ा। आधिकारिक युद्ध में जॉन के नेतृत्व में यह उसका पहला अनुभव था और उसका उत्साह स्पष्ट रूप से झलक रहा था। कई वर्षों तक लगन से ट्रेनिंग लेने, दिन प्रतिदिन अपनी ताकत बढ़ाने और अंत में ये दिखाने में एक विशेष प्रकार का गर्व होता है कि आप किस चीज से बने हैं। ऐसा लगता है कि आज हमारे द्वीप पर एक असाधारण आगंतुक आया है, हाला ने प्रशंसा करते हुए कहा और तुरंत एक और पोकेबॉल फेंक दी। हाला का दूसरा पोकेमोन क्रेबोमिनेबल LV63 था। यह एक विशाल केकड़ा था जो सफेद रोए से ढका हुआ था, जिसके 2 पंजे चिमटे की तरह नहीं बल्कि विशाल मुट्ठियों की एक जोड़ी की तरह आकार के थे, जैसे शंख से बने मुक्केबाजी के दस्ताने हों। पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा, जॉन ने होंठ चाटते हुए बुदबुदाया। दक्षिण से होने के कारण केकड़े के पंजों को देखकर उसके मन में पहला विचार यही आया, इसमें ढेर सारा मांस होगा, बिना सॉस के भी भाप में पकाकर खाने में स्वादिष्ट होगा। क्रेबोमिनेबल की टाइपिंग आइस प्लस फाइटिंग थी, जो वास्तव में हेक्सोरस जैसे प्योर ड्रैगन टाइप के खिलाफ एक समझदारी भरा विकल्प था। फोकस विस्फोट, एक फाइटिंग टाइप मूव का आदेश दिया गया था, लेकिन हाला द्वारा नहीं, बल्कि जॉन द्वारा। फोकस ब्लास्ट उन टीएम में से एक था जिसे जॉन ने लिलीकोव डिपार्टमेंट स्टोर से खरीदा था। चूंकि हेक्सोरस इसे सीख सकता था, इसलिए जॉन ने इसे बर्फ प्रकार के पोकेमोन के खिलाफ बचाव के रूप में सिखाया था। इससे भी बेहतर बात यह थी कि क्रेबोमिनेबल की आइस फाइटिंग ड्यूल टाइपिंग का मतलब था कि यह अपने ही फाइटिंग टाइप के प्रति कमजोर था। 2 कुल्हाड़ियों वाले अजगर ने अपना लाल मुंह खोला, अपनी कुल्हाड़ियों के सिरे पर फोकस ब्लास्ट ऊर्जा को संघनित किया और फिर उसे आगे की ओर फेंका। युद्ध के मैदान में एक नीली चाप तेजी से गुजरी, जो सीधे क्रेबोमिनेबल के चेहरे की ओर बढ़ रही थी। रक्षा करो, हाला चिल्लाए। क्रेबोमिनेबल ने तुरंत अपनी पतली मुक्केबाजी वाली भुजाओं को आपस में सटा लिया, जिससे एक अदृश्य अवरोध उत्पन्न हो गया जिसने फोकस ब्लास्ट को रोक दिया। लेकिन जैसे ही क्रेबोमिनेबल ने ऊर्जा हमले को तितर-बितर किया, हेक्सोरस पहले ही चुपके से करीब आ चुका था। वह फोकस ब्लास्ट हमला करने के इरादे से नहीं किया गया था, बल्कि यह ध्यान भटकाने के लिए था ताकि हेक्सोरस को करीब आने का मौका मिल सके। हेक्सोरस ने अपने तेज धार वाले पंजों को ऊपर उठाया, जिससे एक चमकदार सफेद रोशनी निकली। ड्रैगन टाइप मूव का इस्तेमाल करने के बजाय उसने नॉर्मल टाइप स्लैश का विकल्प चुना। डॉट उद्धरण चिन्ह, वह क्षणिक शक्ति एक चकाचौंध भरी आभा की तरह चमकी, जिसने क्रेबोमिनेबल की दृष्टि को भेद दिया। रक्षा करो, हाला केवल रक्षात्मक दांव भी खेल सकता था। उसने जवाबी हमला करने और बदले में नुकसान पहुंचाने के लिए आइस पंच का उपयोग करने पर विचार किया था। शुद्ध ड्रैगन प्रकार होने के कारण हेक्सोरस को आइस पंच से 2 गुना नुकसान होगा, जबकि क्रेबोमिनेबल सामान्य प्रकार के हमलों से अप्रभावित रहता है। सामान्य परिस्थितियों में स्लैश का सामना करना मुश्किल नहीं होगा, यह एक अनुकूल सौदा है। लेकिन हाला को जल्द ही एहसास हो गया कि इस हेक्सोरस द्वारा प्रदर्शित ताकत के साथ उसका क्रेबोमिनेबल अपनी बर्फ प्रकार की ऊर्जा को चैनल करने से पहले ही नॉकआउट हो सकता है। रक्षा ही एकमात्र विकल्प था, रक्षा के सिवा कुछ नहीं। क्रेबोमिनेबल ने एक बार फिर अपनी भुजाएं मोड़ लीं।
100 फीट से वह लगातार प्रोटेक्ट मूव का सफलतापूर्वक उपयोग कर सका। इस मूव की घटती सफलता दर को देखते हुए यह एक दुर्लभ घटना थी। लेकिन अगले ही पल युद्ध के मैदान में एक जोरदार क्रैक की आवाज गूंजी, क्योंकि प्रोटेक्ट द्वारा निर्मित अदृश्य अवरोध को हेक्सोरस ने सहजता से भेद दिया। स्लैश क्रेबोमिनेबल के शरीर से जुड़ गया। हेक्सोरस ने बड़ी खूबसूरती से पीछे की ओर छलांग लगाई। क्रेबोमिनेबल जहां खड़ा था वहीं रह गया। एक बेहद सफल कृति। हेक्सोरस ने न केवल प्रोटेक्ट को भेद दिया था, बल्कि उसने 6 स्तरों के अंतर को भी पार कर लिया था और एक ही प्रहार में क्रेबोमिनेबल को नॉकआउट करने के लिए पर्याप्त शक्ति का प्रदर्शन किया था। हाला समेत पूरा दर्शक वर्ग सदमे से देखता रह गया। किस्मत से सही निशाना लगा, जॉन ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा। वह खुद भी हैरान था, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसे बात समझ में आ गई। हेक्सोरस द्वारा क्रेबोमिनेबल के प्रोटेक्ट को भेद देना पूरी तरह से चौंकाने वाला नहीं था। उसने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था वह केवल स्लैश नहीं थी, बल्कि उसमें फोकस ब्लास्ट जोड़ फोर्सपाम तकनीक के तत्व शामिल थे। हरियामा की युद्ध शैली से प्रेरणा लेते हुए इसने अपने स्लैश को विस्फोटक शक्ति से और भी मजबूत बना दिया था। लेकिन प्रोटेक्ट को भेद कर तुरंत ही एक अभेद्य क्रेबोमिनेबल को नॉकआउट कर देना, इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, स्लैश के क्रिटिकल हिट का मौका बिल्कुल सही समय पर सक्रिय हो गया था। क्रेबोमिनेबल को लगातार प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करने का 100 फेट प्राप्त हुआ था, लेकिन हेक्सोरस को उससे भी बेहतर फेट मिला, क्योंकि उसने बिल्कुल सही समय पर क्रिटिकल हिट किया था। चाहे ये फेट हो या अमानवीय शक्ति, हेक्सोरस ने क्रेबोमिनेबल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। हालांकि उच्च स्तरीय नेतृत्व क्षमता भी स्टेटस को बदलने में असमर्थ रही। युद्धों में फेट वास्तव में एक महत्वपूर्ण कारक होता है, हालांकि को स्वीकार करना पड़ा। उसने क्रेबोमिनेबल को उसके पोकेबॉल में वापस बुला लिया, फिर नए सम्मान के साथ जॉन की ओर देखा। बधाई हो, दूर से आए यात्री, आपने मेले द्वीप के कहूना की भव्य परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। युद्ध का दृश्य झिलमिलाया और गायब हो गया, जिससे जॉन सामान्य वास्तविकता में लौट आया। हालांकि बातचीत जॉन के गेम बॉय पर जारी रही। हाला, मुझे तुमसे इतनी शक्ति की उम्मीद नहीं थी। लगता है अगली बार जब हम लड़ेंगे तो मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। हाला, यह एक जेड रिंग है जिसे मैंने स्वयं बनाया है। मैं इसे अब आपको भेंट करती हूँ। इसके साथ आप युद्ध में जेड मूव्स का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास संबंधित जेड क्रिस्टल हो। हाला, क्या आपके पास पहले से ही मेगा रिंग है? तो चलिए मैं इसे आपके लिए अपग्रेड कर देती हूँ। इस तरह आप जेड मूव्स और मेगा इवोल्यूशन दोनों का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हाला, इसके अतिरिक्त ये मेरे निजी संग्रह से कुछ जेड क्रिस्टल हैं। मेले द्वीप की भव्य परीक्षा पूरी करने के लिए इन्हें अपना पुरस्कार समझें। महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हुई, जेड पावर रिंग। प्राप्त वस्तु, फाइटिनियम जेड। प्राप्त वस्तु, आइसियम जेड। लड़ाई के बाद हाला ने मेहमानों को विदा करना शुरू किया और जॉन को फाइटिंग जेड और आइस जेड मूव सिखा दिए। फाइटिंग टाइप जेड मूव को ऑल आउट पमेलिंग कहा जाता है, जबकि आइस टाइप जेड मूव को सब जीरो स्लैमर कहते हैं। जॉन ने ध्यान से देखकर दोनों तकनीकें सीख ली थीं। सैद्धांतिक रूप से पर्याप्त शारीरिक शक्ति वाला कोई भी व्यक्ति युद्ध में इन चालों का उपयोग कर सकता था, बशर्ते उसे इन मुद्राओं से शर्मिंदगी न हो। गेम बॉय गेम में इनका उपयोग करना एक बात थी, लेकिन वास्तविक जीवन में इनका प्रयोग करना बिल्कुल नहीं। सामाजिक रूप से जागरूक जॉन ऐसी शर्मिंदगी का जोखिम कभी नहीं उठाना चाहता था। खासकर अपनी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए वह जिस भी लड़ाई में भाग लेता वह रिकॉर्ड हो जाती, और वह नहीं चाहता था कि ऐसी फुटेज उसकी प्रतिष्ठा पर एक स्थायी धब्बा बन जाए। हालांकि उदारता ने जॉन की उम्मीदों से कहीं ज्यादा उदारता दिखाई। खेल में हाला ने केवल एक फाइटिंग जेड दिया था, लेकिन अब उसने एक आइस जेड भी उपहार में दिया था। जॉन को अपने द्वीप भ्रमण के दौरान सभी 18 प्रकार के जेड क्रिस्टल इकट्ठा करने की चिंता थी, लेकिन इससे उसकी चिंता दूर हो गई। शायद अन्य 3 द्वीपों के कहूना भी अपने जेड क्रिस्टल देने में उतने ही उदार होंगे। फाइटिंग जेड और आइस जेड दोनों को सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखने के बाद जॉन इकी टाउन से रवाना हो गया। उसने अपने फ्लाइगॉन को हाओली शहर के लिए उड़ान भरने का आदेश दिया, जहां से वह सफिंग करके अकाला द्वीप जा सकता था। मेले द्वीप के हलचल भरे महानगर के विपरीत अकाला द्वीप में 3 शहर थे, जो सभी हौली शहर से छोटे थे। हालांकि अकाला के विशाल ज्वालामुखी से गर्म पानी के झरने और अग्नि प्रकार के पोकेमोन के प्रचुर संसाधन प्राप्त होते थे, जिससे यह हलोला के 4 द्वीपों में एक अत्यंत लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया था। अकाला द्वीप पर पहुंचते ही जॉन सबसे पहले हेहया शहर में पहुंचा, जो द्वीप का प्रवेश द्वार था। वह सीधे पोकेमोन सेंटर गया ताकि अपनी टीम का इलाज करा सके और अपनी प्रस्पीड दर्ज करा सके। फिर उसने तुरंत टोटेम स्टिकर क्वेस्ट्स ना शुरू कर दिया। इस बार जॉन ने पूरे 2 घंटे क्वेस्ट्स बीन में बिताए। हालांकि हेहया शहर हौली शहर से छोटा था, फिर भी टोटेम स्टिकर कहीं अधिक चालाकी से लगाए गए थे। कुछ उदाहरणों में स्पेस लेबोरेटरी के बाहर पश्चिमी तरफ एक सैटेलाइट एंटीना के नीचे और टाइडव्यू होटल की तीसरी मंजिल के पहले कमरे की बालकनी में एक कुर्सी के पीछे लगा स्टिकर शामिल था।
इन पेचीदा स्थानों को देखकर जॉन का मन कर रहा था कि वह गेम डिजाइनरों को कोस दे, फिर भी हर एक को ढूंढने पर उसे जो संतुष्टि मिली, उसे वह नकार नहीं सका। फिर भी उसे इस बात का डर था कि कहीं वह गलती से कुछ को छोड़ न दे और उसे पूरे शहर को फिर से क्वेस्ट्स ना पड़े। हीहे सिटी की पूरी छानबीन करने के बाद जॉन ने 11 नए स्टिकर एकत्र किए, जिससे उसके कुल स्टिकरों की संख्या 28 हो गई, जो उसके पहले टोटेम पोकेमोन को पाने के लिए आवश्यक 20 की सीमा से कहीं अधिक है। जॉन तुरंत प्रोफेसर ओक के अलोला रूप यानी सैमसन ओक को क्वेस्ट्सने के लिए दौड़ पड़ा। कांटो क्षेत्र के प्रोफेसर ओक का नाम सैमुअल ओक था, जबकि अलोला क्षेत्र के प्रोफेसर ओक उनके चचेरे भाई थे। जॉन ने उन्हें पहले ही हीहे बीच पर स्टिकर क्वेस्ट्स के समय देखा था। जॉन ने जल्दी से अपने स्टिकर को टोटेम पोकेमोन से बदल लिया। ओहो हो, प्रोफेसर ओक ने हैरानी से कहा, क्या अभी भी युवा ट्रेनर अलोला क्षेत्र में बिखरे हुए मेरे टोटेम स्टिकर की तलाश कर रहे हैं? देखते हैं तुमने कितने जमा किए हैं, उसने जॉन के संग्रह को देखते हुए कहा। कुल 28 स्टिकर, बहुत बढ़िया, तुमने मेरी पहली शर्त पूरी कर दी। इनाम के तौर पर मैं तुम्हें अलोला क्षेत्र का एक अनोखा टोटेम पोकेमोन दूंगा। कृपया इन 3 पोकेमोन में से एक चुनें। प्रोफेसर ओक ने अचानक 3 पोकेबॉल निकाले और उन्हें जॉन के सामने रख दिया। ये पल जॉन को प्रोफेसर बर्च से टॉचिक मिलने के पहले दिन की याद दिलाता है। तब वह बेहतर स्टार्टर स्टैट्स पाने के लिए गेम को बिना सेव किए बंद करके रीसेट कर सकता था। लेकिन अब पोकेमोन ट्रेड और डंजन रन की तरह जॉन द्वारा कोई भी एक्शन पूरा करने पर गेम अपने आप सेव हो जाता था, ठीक वैसे ही जैसे सिंगल प्लेयर से ऑनलाइन गेमिंग में स्विच करते समय होता है। अब पोके बॉल का चयन करने पर भी यही नियम लागू होता था, एक बार चुने जाने के बाद गेम अपने आप सेव हो जाता था। जॉन को याद आया कि मूल गेम में अपना पहला टोटेम पोकेमोन चुनने का कोई विकल्प नहीं था, पहला दिया गया पोकेमोन आमतौर पर औसत दर्जे का होता था। उसने तीनों पोकेबॉल्स को देखने के लिए हाथ बढ़ाया। उनमें गमशूज, अलोलन रेटिकेट और अलोलन म्याउथ शामिल थे। खैर, जॉन ने व्यंग्यपूर्वक सोचा, उसका पहले का आकलन सही था, टोटेम पोकेमोन के पहले विकल्प वाकई निराशाजनक थे। वह केवल ये देख सकता था कि प्रत्येक गेंद के अंदर कौन सा पोकेमोन है, उनके विशिष्ट गुण नहीं, इसलिए उसे केवल पोकेमोन के आधार पर ही चयन करना था। इन साधारण विकल्पों में से गमशूज सबसे अच्छा विकल्प लग रहा था। जॉन म्याउथ के बारे में सोच सकता था, लेकिन अलोलन रूप और अलोलन पशियन रूप बेहद बदसूरत थे। वरना वह शायद सिर्फ मजे के लिए एक पशियन बिल्ली पाल लेता, ताकि टीम रॉकेट के जियोवानी जैसा होने का अनुभव कर सके। उन्होंने गमशूज का चयन किया और उसके गुण तुरंत उनके सामने प्रकट हो गए। गमशूज सामान्य प्रकार टोटेम, स्तर 20, क्षमता अनुकूलनशीलता समान प्रकार के आक्रमण बोनस को 50% से बढ़ाकर 100% करती है। व्यक्तिगत मान HP 31 आक्रमण 31 विशेष आक्रमण 13 रक्षा 31 विशेष रक्षा 18 स्पीड 21। चालें रेत से हमला, टैकल, घूरना, बदला लेना, उत्तेजित करना, काटना, कीचड़ से थप्पड़ मारना। संग्रहित वस्तु कोई नहीं। HP अटैक और डिफेंस में 3 परफेक्ट IVS बुरा नहीं। गमशूज का बेस अटैक स्टैट 110 और इसका परफेक्ट इंडिविजुअल वैल्यू 31 मिलकर काफी उम्मीद जगाते हैं। और एडेप्टेबिलिटी एबिलिटी के साथ इसके नॉर्मल टाइप मूव्स जबरदस्त असर डालेंगे। इस पोकेमोन को बेचते समय मुझे इसकी कीमत बढ़ानी पड़ेगी, जॉन ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए सोचा। गमशूज को पाने के बाद भी जॉन पहले साधारण टोटेम पोकेमोन से निराश नहीं हुआ। उसका लक्ष्य सभी 100 टोटेम स्टिकर इकट्ठा करना था, ताकि वह अंततः प्रोफेसर ओक से ड्रैगन स्यूडो लेजेंडरी टोटेम पोकेमोन प्राप्त कर सके। जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही थी, उसे लग रहा था कि आगे चलकर और भी विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। सुबह सुबह जॉन अपने टायरेंट्रम घोड़े पर सवार होकर चरागाह में घूम रहा था, ताजी हवा और विशाल परिदृश्य का आनंद ले रहा था। उसका फार्म हाउस अब वह खाली जमीन नहीं रह गया था जो कभी हुआ करती थी। जॉन ने पूरे स्थान की सावधानीपूर्वक योजना बनाई और उसका नवीनीकरण किया, ताकि उसके सभी पोकेमोन को यहां अपना छोटा सा घर मिल सके। उसने कृत्रिम झीलें बनाई थी, खासकर जिम के पास। जिम के पास एक कुआं था जहां से हैंक पानी भरता था। जॉन ने उसे चौड़ा किया, भूमिगत नदी को क्वेस्ट्सने के लिए गहराई तक खुदाई की, फिर उसे बाहर की ओर मुड़कर एक छोटी झील बना दी, ग्रेनिंजा के लिए एक आदर्श आवास। जंगल के पास उसने कई फलों के बाग लगाए थे जिनकी देखभाल वीनसौर करता था। विशालकाय पौधे जैसे दिखने वाले इस पोकेमोन को बागवानी का बहुत शौक था और वह फूलों और वनस्पतियों की बड़े प्यार से देखभाल करता था। जॉन ने इस प्रोजेक्शन में मदद के लिए विशेष रूप से कुछ बुल्बासौर आयात किए थे। फ्रॉकी और बुल्बासौर दोनों ही अपेक्षाकृत दुर्लभ प्रजातियां थीं। कम से कम खेल में जॉन को ऐसी कोई जगह नहीं मिली थी जहां उन्हें प्राकृतिक रूप से पकड़ा जा सके। उसे उन्हें आधिकारिक चैनलों के माध्यम से आयात करना पड़ा था। फ्रॉकी की कीमत 280,000 थी, बुल्बासौर की कीमत 320,000 थी। जॉन ने प्रत्येक प्रजाति के 30 जीव लाने के लिए 10 मिलियन खर्च किए थे। ग्रेनिंजा को ट्रेनिंग करना बहुत पसंद था और फ्रोकीज को भी। जॉन को पूरा भरोसा था कि वे जल्दी ही मजबूत हो जाएंगे।
अगर कोई ट्रेनर विदेश में चुनौतियों का सामना करना चाहता तो उन्हें जॉन के सम्मेलन में बेचा जा सकता था। आखिर जॉन ने आयात करते समय खास तौर पर ऐसे फ्रोकीज चुने थे जिनके आईवीएस एकदम सही थे। बुल्बासौर को प्रजनन के उद्देश्य से नहीं पाला जा रहा था। इसके बजाय टोटेम वीनसौर अपने छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर जमीन की खेती करता था। इस तरह भविष्य में फार्म के पास फलों की अपनी आपूर्ति होगी। जॉन ने सुना था कि एमरल्ड उसे कई वेस्पिक्विन और कॉम्बी के एक समूह से मिलवाने में मदद करने की योजना बना रही है ताकि वे अपना खुद का शहद उत्पादन कर सकें। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वह हार्वेस्ट मून खेल रहा हो। पहाड़ के पश्चिमी हिस्से में जॉन ने टायरानाइटर, एग्रोन और स्टीलेक्स के रहने के लिए एक गुफा सिस्टम खोदी थी। खेलने के लिए रेत न होने के कारण टायरानाइटर चट्टानों को कुतरने लगा था। लेकिन हाल ही में वह चट्टानों से ऊब गया था और जॉन के नए बने विला को विनाशकारी इरादे से घूर रहा था। अपने घर को बचाने के लिए जॉन ने टायरानाइटर के लिए लेगो की तरह खेलने के लिए एक चट्टानी बगीचा बनवाने में पैसे खर्च किए थे। इन दिनों जब जॉन मैदानों में दौड़ता था तो उसके पीछे 100 से अधिक ग्रोलिथ दौड़ते थे। वास्तव में अब तो 1000 से भी अधिक ग्रोलिथ दौड़ते थे, साथ ही सैकड़ों पोनीटा भी। जॉन ने होएन क्षेत्र के लावारेज टाउन के पास पोनीटा को पकड़ा था। हजारों ग्रोलिथ और सैकड़ों पोनीटा को घास के मैदान में सरपट दौड़ते देखना एक अद्भुत दृश्य था। जॉन को लगा कि पोकेमोन की घुड़सवारी दौड़ आयोजित करने का समय अब दूर नहीं है। वह टायरेंट्रम पर सवार होकर विला वापस आया, उसकी पीठ से कूद गया और गार्डेवॉर द्वारा तैयार किए गए तौलिए से अपना चेहरा पोंछा। टायरेंट्रम अपने मित्र हेक्सोरस के साथ दोस्ताना अभ्यास करने के लिए आगे बढ़ गया। एमरल्ड कुछ समय से इंतजार कर रही थी और जॉन के साथ चलते चलते और बातें करते हुए उसके हाथ में एक नोटबुक थी। विरोधी टीम का ट्रेनर ब्रेक रूम में तैयार है, उसने बताया। विश्व पोकेमोन चैंपियनशिप की आयोजन समिति आ चुकी है। प्रमुख मीडिया संस्थानों के पत्रकारों ने अपने कैमरे लगा लिए हैं और दर्शक धीरे धीरे आयोजन स्थल को भरने लगे हैं। क्या अभी भी 1 घंटा बाकी नहीं है? जॉन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। आज वर्ल्ड पोकेमोन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग मैच था। निर्धारित समय सुबह 9 बजे था, लेकिन सभी लोग 8 बजे ही पहुंच गए थे। तुम्हारा प्रतिद्वंदी तुम्हें सबक सिखाने के लिए बेताब है, एमरल्ड ने समझाया। और दर्शक ये देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप प्रतिद्वंदी को सबक सिखाएं। मीडिया या तो विश्व पोकेमोन चैंपियनशिप की आपकी पहली लड़ाई में आपकी शानदार जीत या आपकी चौंकाने वाली हार को दर्ज करना चाहता है, उसने गंभीरता से कहा। मुझे सबक सिखाना चाहते हो? जॉन हंस पड़ा। इस बार उसका प्रतिद्वंदी एक द्वीप राष्ट्र से आया था, एक छोटा सा देश जो लंबे समय से ड्रेकोनिया के क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता था। ऐतिहासिक तनावों के कारण ड्रेकोनिया और इस द्वीप राष्ट्र के बीच कोई संबंध नहीं थे। किसी द्वीप राष्ट्र के ट्रेनर के खिलाफ पोकेमोन की लड़ाई, विशेष रूप से जनता के लिए लाइव प्रसारित होने वाला एक उच्च स्तरीय मैच, दर्शकों के बीच देशभक्ति की भावनाओं को स्वाभाविक रूप से जगाएगा। जॉन ने अपने प्रतिद्वंदी की हालिया लड़ाइयों के वीडियो देखे थे। उसकी ताकत का स्तर। वह इस प्रतिद्वंदी को हराने के लिए अपनी दूसरी पंक्ति की टीम का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा था। इस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? जॉन ने जोर से हैरानी जताई। भेड़िया अभिमानी, अत्यात्मविश्वासी और रथ के विरुद्ध बाहें उठाए हुए कीड़े की तरह है, लिनवेई ने मुहावरों की एक श्रृंखला के साथ उत्तर दिया। नियमों के अनुसार पोकेमोन की जांच 8:30 बजे शुरू होती है। मैं पहले नहा लेता हूं, जॉन ने विला में प्रवेश करते हुए कहा। इसी बीच ग्रासमिया जिम्नेजियम के ट्रेनर के लाउंज में पारदर्शी खिड़की के सामने खड़े होकर कोइजुमी एरलांग ने अखाड़े में चल रहे भव्य दृश्य को निहारा और आश्चर्य और जिज्ञासा से अपने प्रबंधक ताकेदा से पूछा, यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? ताकेडा ने अपने फोन पर एक नजर डाली और स्क्रॉल करते हुए जवाब दिया, मैंने सुना है कि ग्रासमिया सिटी जिम लीडर ड्रेकोनिया के सबसे युवा जिम लीडर और वरिष्ठ ब्रीडर हैं। उन्हें नई पीढ़ी का सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी माना जाता है, इसलिए उनके कई समर्थक और प्रशंसक हैं। क्या सच में? कोइजुमी की आंखें चमक उठीं। तो अगर मैं उसे हरा दूं, तो क्या इससे घर पर और भी बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, ताकेडा ने सिर हिलाया। मैंने द्वीप राष्ट्र के माविल रेडियो स्टेशन पर आपके मैच का सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था कर दी है। यदि आप अपने प्रतिद्वंदी को हरा देते हैं, तो इससे निश्चित रूप से हमारे देश में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको 1000 साल में एक बार आने वाला प्रतिभाशाली ट्रेनर भी कहा जा सकता है। कोइजुमी ने उत्साह से सिर हिलाया। वह पहले से ही उस दृश्य की कल्पना कर रहा था जहां उसके देश के मीडिया द्वारा उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालांकि ताकेडा ने चेतावनी देते हुए कहा, आपको सावधान रहना होगा। आपका प्रतिद्वंदी आखिरकार एक ड्रेकोनिया जिम लीडर है, उसके पास कुछ कौशल तो जरूर है। आखिरी बाधा पर मत गिरना, ताकेडा ने उसे याद दिलाया। सीनियर हत्तोरी ने आपके उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया है, इसलिए उनकी अथक मेहनत को व्यर्थ न जाने दें। चिंता मत करो, कोइजुमी ने खुशी से सहमति जताई, हालांकि मन ही मन उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उसे अभी भी याद था कि पिछली बार ड्रेकोनिया के एक जिम लीडर ने टीचर हत्तोरी को चुनौती दी थी और 2-3 चालों में ही हार गया था।
हालांकि उसकी ताकत टीचर हथौड़ी के बराबर नहीं थी, फिर भी एक नौसिखिया को, जो अभी अभी जिम लीडर बना था, हराना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। ड्रैकोनिया की नई पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति। बड़े होने से पहले वह सिर्फ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, सच्चा चैंपियन नहीं। कोइजुमी ने पहले ही तय कर लिया था कि ड्रैकोनिया के सबसे युवा जिम मालिक के खिलाफ इस लड़ाई में वह न केवल जीतेगा, बल्कि शानदार तरीके से जीतेगा। सबसे अच्छा परिणाम तो ऐसी पूर्ण जीत होगी कि उसका प्रतिद्वंद्वी कुछ कह न सके, आंसू बहाने पर मजबूर हो जाए और हार स्वीकार करने के लिए विवश हो जाए। उस समय वह निश्चित रूप से पूरे द्वीप राष्ट्र में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाएगा, चैंपियन कोइजुमी। खटखट। दरवाजे पर अचानक हुई दस्तक ने कोइजुमी की कल्पना को भंग कर दिया। विश्व पोकेमोन चैंपियनशिप आयोजन समिति को आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले पोकेमोन की पुष्टि करने और एक यादृच्छिक निरीक्षण करने की आवश्यकता है। पोकेमोन द गेम बॉय इफेक्ट। C289 चमक का देवता। अध्याय 289 चमक का देवता। 1 घंटे बाद जॉन नए कपड़े पहने और 6 पोकेबॉल लिए हुए सुरंग से बाहर निकला, जिनका परीक्षण विश्व पोकेमोन चैंपियनशिप आयोजन समिति द्वारा किया गया था और उन्हें मंजूरी दी गई थी। यह अब वह खुला मैदान नहीं रहा जहां जॉन और हैंक कभी लड़ते थे। जॉन ने एक भव्य इंडोर युद्ध क्षेत्र का निर्माण करवाया था, एक विशाल स्टेडियम जिसमें 2000 दर्शक बैठ सकते थे और दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय ऊर्जा ढालों से सुसज्जित था। इस सुविधा को बनाने में उसे $100 मिलियन का खर्च आया था। अब उन 2000 सीटों में से हर एक सीट भर गई थी। जब जॉन एथलीटों के टनल से बाहर निकला, तो चारों ओर से ध्वनि की एक लहर उसके कानों से टकराई, जिससे क्षण भर के लिए उसकी इंद्रियां सुन्न हो गईं। शोर इतना तीव्र और अराजक था कि एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह बहरा हो गया हो। लेकिन वह अनुभूति जल्दी ही समाप्त हो गई। दूर से आ रही गर्जना के पार, वह समझ पा रहा था कि गलियारे में बैठे दर्शक उसे क्या चिल्लाकर बुला रहे थे। जॉन, चलो, उसे खत्म कर दो। जॉन, तुम ये कर सकते हो। जॉन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे चाहती हूँ। जॉन ने उस व्यक्ति की ओर एक नज़र डाली जिसने वह आखिरी घोषणा की थी। वह एक आदमी था। जॉन के चलने की स्पीड अचानक तेज हो गई। युद्ध क्षेत्र के चबूतरे पर कदम रखते ही जॉन ने अपने प्रतिद्वंदी को परख लिया, जो करीने से संवारे बालों वाला और साफ सुथरा सूट पहने एक युवक था। उसी क्षण जॉन को अपने पहले पूछे गए प्रश्न का उत्तर मिल गया। इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई उसे चुनौती देने की, क्योंकि अज्ञानता ने ही उसे असीम साहस दिया था। कोइजुमी एरलान की आंखों में ईर्ष्या और उत्साह की चमक थी, जॉन को मिल रही वाहवाही के लिए ईर्ष्या और अपने सामने वाले प्रतिद्वंद्वी को हराकर खुद उन वाहवाही को जीतने की संभावना के लिए उत्साह। उसने जॉन को ऐसे देखा मानो वह किसी शिकार को देख रहा हो, उसके चेहरे पर लगभग चिढ़ाने वाला भाव था। इस तरह के व्यक्ति के लिए जॉन की रणनीति सरल थी, शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं, बस करारी हार देना। जॉन ने रेफरी की ओर देखा, जो जिम से नहीं बल्कि विश्व पोकेमोन आयोजन समिति का सदस्य था। दोनों ट्रेनर के अपनी अपनी जगह पर होने की पुष्टि करने के बाद रेफरी ने तुरंत नियमों की घोषणा करना शुरू कर दिया। यह मैच वर्ल्ड पोकेमोन चैंपियनशिप के अल्ट्रा बॉल डिवीजन का हिस्सा है। ट्रेनर जॉन का मुकाबला ट्रेनर कोइजुमी एरलांग से होगा। नियम इस प्रकार हैं, प्रत्येक ट्रेनर अपने 6 पोकेमोन में से 4 का उपयोग करेगा। जब किसी ट्रेनर के चारों पोकेमोन लड़ने की क्षमता खो देते हैं, तो मैच समाप्त हो जाता है। अब कृपया अपने पोकेमोन को एक साथ बाहर भेजें। रेफरी ने संकेत के रूप में एक हरा झंडा उठाया। जॉन और कोइजुमी दोनों ने अपनी बैग से एक एक पोकेबॉल निकाली, एक दूसरे को सिर हिलाकर सहमति दी और एक साथ उन्हें आसमान की ओर फेंक दिया। मैदान पर 2 पोकेमोन प्रकट होते ही चांदी की रोशनी चमक उठी। कोइजुमी का पहला पोकेमोन एम्बोआर था। उसका विशाल, गठीला शरीर भयंकर लपटों से घिरा हुआ था और उसके सुअर जैसे बड़े बड़े नथुनों से काला धुआं और चिंगारियां निकल रही थीं। ये स्पष्ट रूप से एक उच्च नस्ल का एम्बोआर था। जॉन ने जिस पोकेमोन को भेजा वह स्टीलिक्स था, लेकिन ये कोई साधारण स्टीलिक्स नहीं, बल्कि एक ऑब्सीडियन स्टीलिक्स है। इसके काले शरीर पर लाल ज्वालाओं के पैटर्न बने हुए थे, जिससे इसका पहले से ही भयंकर रूप और भी भयावह लग रहा था। ऑब्सीडियन स्टीलिक्स के प्रकट होने पर दर्शकों ने हैरानी से सांसें रोक लीं। एक और चमकीला पोकेमोन, वाह, शाइनी गार्डेवोर, शाइनी हरियामा, शाइनी ग्याराडोस। कुछ समय पहले ही उसे शाइनी ग्रोलिथ मिला था और अब शाइनी स्टीलिक्स भी। क्या जॉन वर्ल्ड पोकेमोन चैंपियनशिप के लिए शाइनी पोकेमोन की पूरी टीम बना रहा है? जॉन सिर्फ एक ट्रेनर नहीं है, वह शाइनी पोकेमोन का भगवान है। कोई मुझे रोको, मुझे अपने बिस्तर के ऊपर टांगने के लिए भगवान की एक तस्वीर लेनी है। कोइजुमी ने ऑब्सीडियन स्टीलिक्स को ईर्ष्या भरी नजरों से देखा, लेकिन उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव बना रहा। क्या हुआ अगर यह चमकीला है? ट्रेनर को ताकत पर ध्यान देना चाहिए। कोई पोकेमोन दिखने में कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर वह कमजोर है तो उसका कोई मतलब नहीं। जॉन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे इस प्रतिक्रिया का पहले से ही अनुमान था। जैसे जैसे भविष्य की लड़ाइयों में उसके और भी चमकदार पोकेमोन दिखाई देंगे, लोग और भी ज्यादा आश्चर्यचकित होते जाएंगे। और अंततः वे इस आश्चर्य से बेखबर हो जाएंगे।
रेफरी ने पोकेमोन और ट्रेनर के तैयार होने का संकेत देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और फिर घोषणा की, लड़ाई शुरू हो। एम्बोआर, फायर प्लेज का प्रयोग करो। कोइजुमी पहले हमला करने के लिए उत्सुक था। एम्बोआर बनाम स्टीलिक्स, शुरुआत से ही एम्बोआर को टाइप एडवांटेज प्राप्त था। फाइटिंग टाइप के मूव्स ही नहीं, बल्कि फायर टाइप के मूव्स भी स्टीलिक्स पर बेहद प्रभावी थे। ये मुकाबला झटपट खत्म हो जाएगा। ड्रैगन टेल, जॉन ने शांत भाव से आदेश दिया। दोनों आदेश एक साथ जारी किए गए थे। एम्बोआर आगे झुका और जमीन पर मुक्का मारा, जिससे मुक्के के वार से आग का एक स्तंभ फूट पड़ा। ये तो बस शुरुआत थी। पहले आग के स्तंभ से हर 10 सेंटीमीटर पर आग के और स्तंभ जमीन से फूटने लगे, जो तेजी से स्टीलिक्स की ओर बढ़ने लगे। लेकिन इससे पहले कि फायर प्लेज स्टीलिक्स तक पहुंच पाता, स्टील के सर्प ने पहले ही अपने शरीर को मरोड़ लिया था और अपनी विशाल पूंछ को घुमा दिया था। ऑब्सीडियन स्टीलिक्स की पूंछ एक विशाल तलवार जैसी दिखती थी, जिसे केवल एक टाइटन ही चला सकता था। ये जॉन को काल्पनिक नवों में आम वर्णनों की याद दिलाती थी, एक अद्वितीय तलवार, एक बेजोड़ कौशल। लाल ज्वालाओं से सजी काली पूंछ तलवार हवा में आग की धारा की तरह लहराती हुई प्रतीत हुई। लेकिन ये सिर्फ ज्वाला ही नहीं थी। तलवार जैसी पूंछ गहरे हरे रंग की ड्रैगन प्रकार की ऊर्जा से लिपटी हुई थी और एम्बोआर की ओर वार कर रही थी। करीबी लड़ाई, कोइजुमी ने बिना किसी डर के आदेश दिया। एम्बोआर ने अपने नथुनों से काला धुआं निकाला, अपनी मुट्ठी उठाई और सीधे पास आ रही विशाल पूंछ पर प्रहार किया। पूरे स्टेडियम में एक जोरदार खटखटाहट की आवाज गूंज उठी। ज्वालामुखी विस्फोट की तरह भयानक काला धुआं उठ रहा था। धुंध, धुआं और धूल से हवा भर जाने के कारण जमीन कांप रही थी। इसी दौरान फायर प्लेज से निकलने वाले अग्नि स्तंभ अचानक रुक गए और आगे बढ़ना बंद कर दिए। सभी लोग उत्सुकतापूर्वक इस शक्तिशाली टक्कर के परिणाम को देखने के लिए तत्परता से देख रहे थे। धुआं छंटने लगा तो स्टीलिक्स ने अपनी पूंछ अंदर खींच ली। जब आखिरकार धुंध छटी, तो झुलसी हुई जमीन पर एम्बोआर पड़ा हुआ दिखाई दिया। नंगी आंखों से दिखाई देने वाला एक विशाल गड्ढा उस अग्नि पोकेमोन को घेरे हुए था, जिसमें मकड़ी के जाले जैसी दरारें चारों दिशाओं में पूरे 3 मीटर तक फैली हुई थीं। इसमें कोई संदेह नहीं था कि एम्बोआर ने अपनी युद्ध क्षमता खो दी थी। रेफरी ने घोषणा की, एम्बोआर लड़ने में असमर्थ है। स्टीलिक्स जीत गया। जॉन ने कोइजुमी की ओर भावहीन ढंग से देखा और पुकार कर कहा, अगला। 1 घंटे बाद, जॉन नए कपड़े पहने और 6 पोकेबॉल लिए हुए सुरंग से बाहर निकला, जिनका परीक्षण विश्व पोकेमोन चैंपियनशिप आयोजन समिति द्वारा किया गया था और उन्हें मंजूरी दी गई थी। यह अब वह खुला मैदान नहीं रहा जहां जॉन और हैंक कभी लड़ते थे। जॉन ने एक भव्य इंडोर युद्ध क्षेत्र का निर्माण करवाया था, एक विशाल स्टेडियम जिसमें 2000 दर्शक बैठ सकते थे और दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय ऊर्जा ढालों से सुसज्जित था। इस सुविधा को बनाने में उसे $100 मिलियन का खर्च आया था। अब उन 2000 सीटों में से हर एक सीट भर गई थी। जब जॉन एथलीटों के टनल से बाहर निकला, तो चारों ओर से ध्वनि की एक लहर उसके कानों से टकराई, जिससे क्षण भर के लिए उसकी इंद्रियां सुन्न हो गईं। शोर इतना तीव्र और अराजक था कि एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह बहरा हो गया हो। लेकिन वह अनुभूति जल्दी ही समाप्त हो गई। दूर से आ रही गर्जना के पार, वह समझ पा रहा था कि गलियारे में बैठे दर्शक उसे क्या चिल्लाकर बुला रहे थे। जॉन, चलो, उसे खत्म कर दो। जॉन, तुम ये कर सकते हो। जॉन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे चाहती हूँ। जॉन ने उस व्यक्ति की ओर एक नज़र डाली जिसने वह आखिरी घोषणा की थी। वह एक आदमी था। जॉन के चलने की स्पीड अचानक तेज हो गई। युद्ध क्षेत्र के चबूतरे पर कदम रखते ही जॉन ने अपने प्रतिद्वंदी को परख लिया, जो करीने से संवारे बालों वाला और साफ सुथरा सूट पहने एक युवक था। उसी क्षण जॉन को अपने पहले पूछे गए प्रश्न का उत्तर मिल गया। इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई उसे चुनौती देने की? क्योंकि अज्ञानता ने ही उसे असीम साहस दिया था। कोइजुमी एरलान की आंखों में ईर्ष्या और उत्साह की चमक थी। जॉन को मिल रही वाहवाही के लिए ईर्ष्या और अपने सामने वाले प्रतिद्वंद्वी को हराकर खुद उन वाहवाही को जीतने की संभावना के लिए उत्साह। उसने जॉन को ऐसे देखा मानो वह किसी शिकार को देख रहा हो। उसके चेहरे पर लगभग चिढ़ाने वाला भाव था। इस तरह के व्यक्ति के लिए जॉन की रणनीति सरल थी, शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं, बस करारी हार देना। जॉन ने रेफरी की ओर देखा, जो जिम से नहीं बल्कि विश्व पोकेमोन आयोजन समिति का सदस्य था। दोनों ट्रेनर के अपनी अपनी जगह पर होने की पुष्टि करने के बाद रेफरी ने तुरंत नियमों की घोषणा करना शुरू कर दिया। यह मैच वर्ल्ड पोकेमोन चैंपियनशिप के अल्ट्रा बॉल डिवीजन का हिस्सा है। ट्रेनर जॉन का मुकाबला ट्रेनर कोइजुमी एरलांग से होगा। नियम इस प्रकार हैं, प्रत्येक ट्रेनर अपने 6 पोकेमोन में से 4 का उपयोग करेगा। जब किसी ट्रेनर के चारों पोकेमोन लड़ने की क्षमता खो देते हैं, तो मैच समाप्त हो जाता है। अब कृपया अपने पोकेमोन को एक साथ बाहर भेजें। रेफरी ने संकेत के रूप में एक हरा झंडा उठाया। जॉन और कोइजुमी दोनों ने अपनी बैग से एक एक पोकेबॉल निकाली, एक दूसरे को सिर हिलाकर सहमति दी और एक साथ उन्हें आसमान की ओर फेंक दिया। मैदान पर 2 पोकेमोन प्रकट होते ही चांदी की रोशनी चमक उठी। कोइजुमी का पहला पोकेमोन एम्बोआर था। उसका विशाल गठीला शरीर भयंकर लपटों से घिरा हुआ था और उसके सुअर जैसे बड़े बड़े नथुनों से काला धुआं और चिंगारियां निकल रही थीं।
ये स्पष्ट रूप से एक उच्च नस्ल का एम्बोआर था। जॉन ने जिस पोकेमोन को भेजा वह स्टीलिक्स था, लेकिन ये कोई साधारण स्टीलक्स नहीं, बल्कि एक ऑब्सीडियन स्टीलक्स है। इसके काले शरीर पर लाल ज्वालाओं के पैटर्न बने हुए थे, जिससे इसका पहले से ही भयंकर रूप और भी भयावह लग रहा था। ऑब्सीडियन स्टीलक्स के प्रकट होने पर दर्शकों ने हैरानी से सांसें रोक लीं। एक और चमकीला पोकेमोन, वाह, शाइनी गार्डेवोर, शाइनी हरियामा, शाइनी ग्याराडोस। कुछ समय पहले ही उसे शाइनी ग्रोलिथ मिला था और अब शाइनी स्टीलक्स भी। क्या जॉन वर्ल्ड पोकेमोन चैंपियनशिप के लिए शाइनी पोकेमोन की पूरी टीम बना रहा है? जॉन सिर्फ एक ट्रेनर नहीं है, वह शाइनी पोकेमोन का भगवान है। कोई मुझे रोको, मुझे अपने बिस्तर के ऊपर टांगने के लिए भगवान की एक तस्वीर लेनी है। कोइजुमी ने ऑब्सीडियन स्टीलक्स को ईर्ष्या भरी नजरों से देखा, लेकिन उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव बना रहा। क्या हुआ अगर यह चमकीला है? ट्रेनर को ताकत पर ध्यान देना चाहिए। कोई पोकेमोन दिखने में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वह कमजोर है तो उसका कोई मतलब नहीं। जॉन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे इस प्रतिक्रिया का पहले से ही अनुमान था। जैसे जैसे भविष्य की लड़ाइयों में उसके और भी चमकदार पोकेमोन दिखाई देंगे, लोग और भी ज्यादा आश्चर्यचकित होते जाएंगे। और अंततः वे इस आश्चर्य से बेखबर हो जाएंगे। रेफरी ने पोकेमोन और ट्रेनर के तैयार होने का संकेत देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और फिर घोषणा की, लड़ाई शुरू हो। एम्बोआर, फायर प्लेज का प्रयोग करो। कोइजुमी पहले हमला करने के लिए उत्सुक था। एम्बोआर बनाम स्टीलिक्स, शुरुआत से ही एम्बोआर को टाइप एडवांटेज प्राप्त था। फाइटिंग टाइप के मूव्स ही नहीं, बल्कि फायर टाइप के मूव्स भी स्टीलिक्स पर बेहद प्रभावी थे। ये मुकाबला झटपट खत्म हो जाएगा। ड्रैगन टेल, जॉन ने शांत भाव से आदेश दिया। दोनों आदेश एक साथ जारी किए गए थे। एम्बोआर आगे झुका और जमीन पर मुक्का मारा, जिससे मुक्के के वार से आग का एक स्तंभ फूट पड़ा। ये तो बस शुरुआत थी। पहले आग के स्तंभ से हर 10 सेंटीमीटर पर आग के और स्तंभ जमीन से फूटने लगे, जो तेजी से स्टीलिक्स की ओर बढ़ने लगे। लेकिन इससे पहले कि फायर प्लेज स्टीलिक्स तक पहुंच पाता, स्टील के सर्प ने पहले ही अपने शरीर को मरोड़ लिया था और अपनी विशाल पूंछ को घुमा दिया था। ऑब्सीडियन स्टीलक्स की पूंछ एक विशाल तलवार जैसी दिखती थी, जिसे केवल एक टाइटन ही चला सकता था। ये जॉन को काल्पनिक नवों में आम वर्णनों की याद दिलाती थी, एक अद्वितीय तलवार, एक बेजोड़ कौशल। लाल ज्वालाओं से सजी काली पूंछ तलवार हवा में आग की धारा की तरह लहराती हुई प्रतीत हुई। लेकिन ये सिर्फ ज्वाला ही नहीं थी, तलवार जैसी पूंछ गहरे हरे रंग की ड्रैगन प्रकार की ऊर्जा से लिपटी हुई थी और एम्बोआर की ओर वार कर रही थी। करीबी लड़ाई, कोइजुमी ने बिना किसी डर के आदेश दिया। एम्बोआर ने अपने नथुनों से काला धुआं निकाला, अपनी मुट्ठी उठाई और सीधे पास आ रही विशाल पूंछ पर प्रहार किया। पूरे स्टेडियम में एक जोरदार खटखटाहट की आवाज गूंज उठी। ज्वालामुखी विस्फोट की तरह भयानक काला धुआं उठ रहा था। धुंध, धुआं और धूल से हवा भर जाने के कारण जमीन कांप रही थी। इसी दौरान फायर प्लेज से निकलने वाले अग्नि स्तंभ अचानक रुक गए और आगे बढ़ना बंद कर दिए। सभी लोग उत्सुकतापूर्वक इस शक्तिशाली टक्कर के परिणाम को देखने के लिए तत्परता से देख रहे थे। धुआं छंटने लगा तो स्टीलिक्स ने अपनी पूंछ अंदर खींच ली। जब आखिरकार धुंध छटी, तो झुलसी हुई जमीन पर एम्बोआर पड़ा हुआ दिखाई दिया। नंगी आंखों से दिखाई देने वाला एक विशाल गड्ढा उस अग्नि पोकेमोन को घेरे हुए था, जिसमें मकड़ी के जाले जैसी दरारें चारों दिशाओं में पूरे 3 मीटर तक फैली हुई थीं। इसमें कोई संदेह नहीं था कि एम्बोआर ने अपनी युद्ध क्षमता खो दी थी। रेफरी ने घोषणा की, एम्बोआर लड़ने में असमर्थ है। स्टीलिक्स जीत गया। जॉन ने कोइजुमी की ओर भावहीन ढंग से देखा और पुकार कर कहा, अगला। धिक्कार है, कोइजुमी ने अविश्वास से चिल्लाते हुए कहा। एक ही बार, सिर्फ एक ड्रैगन टेल और एम्बोआर पल भर में ढेर। मैं आपको बता रहा हूं, जॉन का स्टीलिक्स निश्चित रूप से उसकी मुख्य टीम का हिस्सा है। इसकी युद्ध शक्ति उसके गारचॉम्प के बराबर है। कौन ये कहने की हिम्मत करता है कि जॉन बिना किसी योग्यता के कोई नया जिम लीडर है? यही तो उसकी सारी योग्यता है। एक अन्य प्रशंसक ने युद्ध क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए उत्साह से चिल्लाया। अखाड़ा शोरगुल से गूंज रहा था। कुछ लोग जॉन के लिए जयकार कर रहे थे, तो कुछ कोइजुमी का बचाव कर रहे थे। इस कोलाहल के बीच कोइजुमी जम सा गया था, गड्ढे में पराजित पड़े अपने एम्बोआर को निःसंकोच घूर रहा था। ये दृश्य उसकी सभी अपेक्षाओं के विपरीत था। क्या एम्बोआर सचमुच इतनी आसानी से हार गया था? हालांकि एम्बोआर की रक्षात्मक क्षमता उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन उसकी शारीरिक सहनशक्ति निर्विवाद थी। फिर भी किसी तरह उसके युद्ध में माहिर, चरम अवस्था में मौजूद पोकेमोन को स्टीलिक्स के एक ही ड्रैगन टेल हमले ने हरा दिया। कोइजुमी सोच रहा था कि क्या नींद की कमी के कारण उसे मतिभ्रम हो रहा है। शायद एम्बोआर ने कुछ ऐसा खा लिया हो जिससे वह कमजोर हो गया हो। या फिर, भले ही यह कितना भी अजीब लगे, क्या मैच से पहले जॉन के स्टीलक्स को गैरकानूनी तरीके से उन्नत बनाया गया था? वह लगभग खुद को एक थप्पड़ मारना चाहता था ताकि यह पुष्टि हो सके कि यह कोई बेतुका बुरा सपना नहीं था। ट्रेनर कोइजुमी, कृपया अपना दूसरा पोकेमोन बाहर भेजें, रेफरी ने याद दिलाया जब उसने देखा कि कोइजुमी अभी भी नहीं हिला था। कोइजुमी जैसे किसी समाधि से जागा हो, अचानक होश में आ गया।
उसने जल्दी से अपना दूसरा पोकेबॉल उठाया और उसे छोड़ दिया। जो पोकेमोन प्रकट हुआ वह ग्याराडोस था। उसका विशाल नीला शरीर हवा में प्रभावशाली ढंग से तैर रहा था, जो उग्रता और शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन पिछले मुकाबलों में जॉन के लाल ग्याराडोस की तुलना में ये साधारण ग्याराडोस कुछ खास नहीं लग रहा था। आकार, रंग और ताकत के मामले में वहां मौजूद हर कोई दोनों ग्याराडोस के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से देख सकता था। कोइजुमी के ग्याराडोस ने स्टीलिक्स को चेतावनी देते हुए जोर से दहाड़ा, लेकिन स्टील का सर्प बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। ग्याराडोस के व्यवहार से दर्शकों में मौजूद अनुभवी ट्रेनर ने पहचान लिया कि इसकी क्षमता मॉक्सी होनी चाहिए, यानी प्रतिद्वंद्वी को हराने के बाद आक्रमण शक्ति में वृद्धि होना। ये क्षमता स्वीप रणनीतियों के लिए सबसे उपयुक्त है, न कि एक पोकेमोन के हारने के बाद दूसरे पोकेमोन के रूप में भेजे जाने के लिए। ये स्पष्ट था कि कोइजुमी ने स्टीलिक्स के खिलाफ ग्याराडोस के टाइप एडवांटेज के कारण ही उसे चुना था। सर्फ करो, कोइजुमी ने तुरंत आदेश दिया और एक विनाशकारी हमला शुरू कर दिया। ग्याराडोस ने आकाश की ओर दहाड़ मारी, जिससे 5 मीटर ऊंची नीली लहर उठी जो जमीन से ऊपर उठी और स्टीलिक्स की ओर शक्तिशाली रूप से बढ़ी। जॉन शांत रहा और उसने लापरवाही से अपना हाथ उठाकर आदेश दिया, चट्टान खिसको। स्टीलिक्स। इस बार स्टीलिक्स की दहाड़ने की बारी थी। युद्ध क्षेत्र के ऊपर आकाश में अंधेरा छा गया और एक गोलाकार खाली जगह खुल गई, जो मानो किसी दूसरी दुनिया से जुड़ी हुई थी। इस द्वार से अनगिनत नुकीले पत्थर बरसने लगे। हर पत्थर आकार में छोटा था, लेकिन उसके किनारे कीलों की तरह तेज थे। हालांकि स्टीलिक्स के रॉक स्लाइड की सघनता बेन या एग्रोन जैसे अन्य रॉक टाइप विशेषज्ञों द्वारा दर्शकों द्वारा देखी गई सघनता से मेल नहीं खाती, फिर भी यह एक अद्भुत दृश्य था। दोनों विशालकाय पोकेमोन के पास एक दूसरे के व्यापक हमलों से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वे केवल एक दूसरे पर वार कर सकते थे और यह आशा कर सकते थे कि वे जितना नुकसान झेलें उससे अधिक नुकसान पहुंचा सकें। सैद्धांतिक रूप से ग्याराडोस का सर्फ, स्टील ग्राउंड पोकेमोन जैसे स्टीलिक्स पर दोगुना नुकसान पहुंचाना चाहिए। इसी तरह स्टीलिक्स का रॉक स्लाइड, फ्लाइंग टाइप ग्याराडोस को दोगुना नुकसान पहुंचाएगा। ग्याराडोस को एकमात्र फायदा पानी के मूव का उपयोग करने से मिलने वाला सेम टाइप अटैक बोनस होना चाहिए था। कोइजुमी इसी पर भरोसा कर रहा था। लेकिन जब उग्र लहर स्टीलिक्स से टकराई तो कोइजुमी की आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। उमड़ता हुआ पानी स्टीलिक्स के शरीर से ऐसे टकरा रहा था मानो किसी अभेद्य बांध से टकरा रहा हो। लहरें उसकी काले रंग की चमड़ी से टकराकर बेअसर हो रही थीं। क्या स्टीलिक्स को पानी के हमलों के प्रति कमजोर नहीं माना जाता था? स्टीलिक्स की स्वाभाविक रूप से उच्च शारीरिक रक्षा क्षमता को ध्यान में रखते हुए भी उसकी विशेष रक्षा क्षमता उल्लेखनीय नहीं थी। यही कारण था कि कोइजुमी ने ग्याराडोस को सर्फ का उपयोग करने का निर्देश दिया था, एक विशेष आक्रमण चाल। हालांकि यह ग्याराडोस की मुख्य एट्रीब्यूट नहीं थी, तो फिर इससे स्टीलिक्स को कोई नुकसान क्यों नहीं हो रहा था? उसके सामने एक और अवास्तविक दृश्य प्रकट हुआ और कोइजुमी का दिमाग भ्रम से चकनाचूर हो गया। उसके मन में एक ही विचार गूंज रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा। जॉन ने जरा भी हैरानी नहीं दिखाई। उसके ओब्सीडियन स्टीलिक्स में वाटरप्रूफ नामक एक दुर्लभ क्षमता थी, जो उसे जल प्रकार के हमलों से अप्रभावित रखती थी। कोइजुमी ओरिजिन पल्स के साथ क्योग्रे को ला सकता था और फिर भी जल क्षति नहीं पहुंचा सकता था। हालांकि ऐसे हमले की जबरदस्त शक्ति के सामने स्टेटस कुछ और ही होती। कोइजुमी के लिए द पे छोटे ऊ की मात्रा आधा रफेट की बात यह थी कि उसके पास ग्याराडोस था, न कि कोई लेजेंडरी पोकेमोन। जहां स्टीलिक्स सर्फ हमले से पूरी तरह सुरक्षित बच निकला, वहीं ग्याराडोस के विशाल शरीर पर रॉक स्लाइड से लगातार गिरते पत्थरों का प्रहार हुआ। जहां छोटे पोकेमोन ऐसे हमले से केवल 3 या 4 बार झेल पाते हैं, वहीं ग्याराडोस के विशाल शरीर ने सैकड़ों बार सहन किए। इसकी फ्लाइंग टाइपिंग के कारण पत्थर का हर वार अधिक गहराई तक प्रवेश करता था और दर्द के कारण ग्याराडोस लगभग अनियंत्रित क्रोध में आ गया था। एक भीषण धमाके के साथ ग्याराडोस अंततः हमलों के दबाव में ढह गया। उसका विशाल शरीर युद्ध क्षेत्र के फर्श पर जोर से टकराया, जिससे उसके अपने सर्फ हमले से उत्पन्न लहरें उठ उठी जो अभी तक शांत नहीं हुई थीं। स्टीलिक्स को कुछ ही सेकंड में नहीं हराया गया था, लेकिन ग्याराडोस को हराया गया था। कोइजुमी के होंठों का कोना अनियंत्रित रूप से फड़कने लगा। जॉन ने बस अपनी बाहें मोड़ लीं और मन ही मन कोइजुमी के ग्याराडोस को कमजोर मान लिया। हालांकि स्टीलिक्स रॉक टाइप का नहीं था, फिर भी रॉक स्लाइड का डैमेज इफेक्ट 200% प्रभावशीलता के साथ बेहद विनाशकारी था। और ये तो पूरी कहानी भी नहीं थी। ओनिक्स के रूप में अपने समय के दौरान एक खजाने के स्तर के हार्डस्टोन को अवशोषित करने से स्टीलिक्स को जो शक्ति मिली, उसके अलावा जॉन के जिम बैच के संग्रह ने रॉक टाइप मूव्स को अतिरिक्त 30% की शक्ति प्रदान की। होइन में रसबोरो जिम से स्टोन बैज, कांटो में प्यूटर जिम से बोल्डर बैज और कालोस में साइलेज जिम से क्लिफ बैज। भविष्य में जब जॉन सभी क्षेत्रीय जिम बैज एकत्र कर लेगा, तो उसके पोकेमोन गैर प्राकृतिक प्रकार के हमलों का उपयोग उसी प्रभावशीलता के साथ कर पाएंगे जैसे वे अपने प्राकृतिक प्रकार के हमले करते हैं। इस तरह से गणना करने पर शायद कोइजुमी का ग्याराडोस उतना नाजुक नहीं था, जॉन का स्टीलिक्स बस अत्यधिक मजबूत था। ग्याराडोस लड़ने में असमर्थ है। स्टीलिक्स जीत गया, रेफरी ने घोषणा की, जिससे उस बात की पुष्टि हो गई जो सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी।